हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 741। गया ने शांति से रक्त राजकुमार का इंतजार किया। पिशाचों के उन्हें घेरने के बावजूद सेबर ने अजाजल की आंखों में डर के कोई लक्षण नहीं देखे। पिशाच छाया में दुबके हुए थे। चूंकि सेबर एक बुजुर्ग उन्हें उनके महल में लाया था, इसलिए पिशाचों ने एक उंगली भी उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वे सभी रक्त राजकुमार के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे, ये सोचकर कि जब वह इन नए मेहमानों को देखेगा तो वह क्या करेगा। थोड़ी देर बाद पिशाचों का एक नया समूह महल में दाखिल हुआ। उनका स्वागत करने वाले पिशाचों के विपरीत ये जंगली लग रहे थे। उन्होंने अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए काले अंगरखे के अलावा कुछ नहीं पहना था और खुद को खून से रंग लिया था। जिस क्षण वे हॉल में दाखिल हुए, खून की तेज बदबू ने अजाजल की इंद्रियों को मिचली में डाल दिया। काले कपड़े पहने पिशाचों ने एक कदम पीछे हटकर इस नए समूह के लिए रास्ता बनाया। गया ने काले कपड़े पहने पिशाचों की आंखों में घृणा की एक झलक देखी। जिस तरह से दोनों समूह एक दूसरे पर फुफकार रहे थे, उसे देखते हुए गया को यह स्पष्ट था कि वे एक दूसरे से नफरत करते थे। कुछ ने गया को बताया कि पिशाच की यह नई नस्ल रक्त राजकुमार की है। जल्द ही हॉल कांपने लगा क्योंकि गया ने भारी कदमों की आवाज़ सुनी। कमरे का तापमान धीरे धीरे बढ़ गया। सेबर ने एक कदम बगल की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में डर की चमक थी। रक्त राजकुमार को देखते ही सभी पिशाच घुटनों के बल बैठ गए। लेकिन रक्त राजकुमार खुद क्रोध से कांप उठा गया को देखकर। रक्त राजकुमार थोड़ा कमज़ोर लग रहा था और माइकल द्वारा उसे चीर दिए जाने के बाद से उसका एक हाथ भी नहीं था। डार्क फ्लेम्स की बदौलत रक्त राजकुमार अपने अंग को ठीक नहीं कर सका या फिर से नहीं उगा सका। ये देखकर कि महिला कितनी बेशर्मी से मेज पर बैठी है, रक्त राजकुमार की हत्या की मंशा छत से ऊपर उठ गई। उसी समय उनके खून की गंध ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया, जैसे कि वह धीरे धीरे सुगंध से नशे में आ रहा हो। उसे एक बात पक्की तरह पता थी, ये दोनों इंसान नहीं थे। रक्त राजकुमार लड़ाई कैसे जीतता है? अकेले दम पर, गया ने हंसते हुए कहा। महिला को अपने ही महल में रक्त राजकुमार का मजाक उड़ाते देखकर पिशाच दंग रह गए। हालांकि उसके चारों ओर एक शक्तिशाली आभा थी, लेकिन ये ब्लड प्रिंस के चारों ओर की आभा की तुलना में कुछ भी नहीं थी। फिर भी महिला ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत की। ओह, माफ़ करें, मुझे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ शांति से आई हूँ। मैं निहत्थी हूँ। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए निहत्थे शब्द पर जोर दिया। ब्लड प्रिंस का शरीर कांपने लगा। ठीक है, मुझे पता है कि यह स्थिति हाथ से बाहर लग रही है। जीश, मुझे ऐसा करना बंद करना होगा। गया ने हंसने की अपनी इच्छा को दबा दिया। ब्लड प्रिंस को केवल एक हाथ के साथ देखकर वह गंभीरता से खुद को कटे हुए चुटकुले बनाने से नहीं रोक पाए। ब्लड प्रिंस अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और गया पर झपटने लगा। वह उसे पकड़कर कुचलने ही वाला था कि अचानक उसके हाथ से एक चमकदार सुनहरी रोशनी निकली। आह! ब्लड प्रिंस चिल्लाया क्योंकि उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा था। सेबर ने डार्क क्वीन के हाथों में एक बड़ा क्यूब देखा। क्यूब के छेद से सुनहरी रोशनी आ रही थी। रोशनी सूरज की रोशनी की नकल कर रही थी। इसलिए ब्लड प्रिंस ने अपना चेहरा ढकना शुरू कर दिया क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे रोशनी से जल रहा था। पिशाच तुरंत ब्लड प्रिंस से दूर भाग गए। वे हॉल के कोनों में छिपकर सूरज की रोशनी पर फुफकारने लगे। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, रोशनी तेज और तेज होती गई। गया ने बॉक्स को हवा में फेंक दिया क्योंकि यह ब्लड प्रिंस के ठीक ऊपर तैर रहा था, उसकी पहुंच से बाहर। इसने ब्लड प्रिंस पर एक स्पॉटलाइट बनाई जिसने उसे अंदर फंसा दिया। ब्लड प्रिंस एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। अपनी सारी ताकत खुद को जलने से बचाने के लिए पुनर्निर्देशित कर दी गई थी। हालांकि सूर्य का प्रकाश रक्त राजकुमार जैसे अर्धमर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन जितना अधिक समय तक वह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहेगा, उसके शरीर के ठीक होने के लिए नींद में जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रक्त राजकुमार के शरीर को सिर पर आने में सदियां लगेंगी, और वह भी तब जब उसे पूर्ण अंधकार में रखा जाए। रक्त राजकुमार दहाड़ा, तुम कौन हो? ब्लड प्रिंस किसी तरह गुर्राया। रुको, यह दर्द दे रहा है। गया को ब्लड प्रिंस के दर्द की कोई परवाह नहीं थी। दरअसल वह चाहती थी कि मरने से पहले वह तड़पता रहे। साथ ही वह चाहती थी कि पिशाचों को पूरी शक्ति का अनुभव हो ताकि वे डार्क लॉर्ड का वफादारी और भय के साथ अनुसरण करें। ऐसा तब होता है जब आप गलत लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, गया ने कहा। सेबर, उसने अपनी नज़र सेबर की ओर घुमाई। तुम कमरे में मौजूद सभी लोगों को अपना तोहफा क्यों नहीं दिखाते? सेबर ने सिर हिलाया। सब ने अपनी नज़रें सेबर पर टिका दी क्योंकि वह धीरे धीरे स्पॉटलाइट और ब्लड प्रिंस की ओर बढ़ रहा था। अपने रास्ते में सेबर ने अपनी आस्तीनें कोहनी तक मोड़ लीं। सबकी नज़रों के सामने सेबर ने अपना खुला हाथ रोशनी में डाल दिया। पिशाचों को उम्मीद थी कि सेबर का हाथ जलकर राख हो जाएगा। हालांकि इसके विपरीत उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ। पिशाच दंग रह गए। कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि क्या रोशनी वाकई पिशाच के लिए हानिकारक है। शुक्र है कि ब्लड प्रिंस का शरीर जलकर राख हो गया। धूम्रपान
अन्यथा पिशाचों को विश्वास नहीं होता कि प्रकाश वास्तव में उनके लिए हानिकारक था। ब्लड प्रिंस मुश्किल से अपना सिर हिला पा रहा था, फिर भी वह सेबर के हाथ पर नज़र डालने में कामयाब रहा। वैम्पायर की तरह ही ब्लड प्रिंस भी दंग रह गया। रोशनी ने उसकी त्वचा को सूरज की रोशनी की तरह ही जला दिया, फिर भी इससे सेबर को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या तुमने ब्लड प्रिंस को देखा? सेबर को रोशनी से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर तुम इतने बेवकूफ़ नहीं होते तो हम तुम्हें ये तोहफा देते, गया ने कहा। मैं तुमसे कभी मिला ही नहीं, कुतिया, ब्लड प्रिंस ने गुर्राहट के साथ कहा। गया लगभग भूल ही गया था कि ब्लड प्रिंस उनसे घोस्ट और एलिया के रूप में मिला था, डार्क लॉर्ड और डार्क क्वीन के रूप में नहीं। गया ने ब्लड प्रिंस को कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने स्पेस रिंग से माइकल द्वारा इस्तेमाल किया गया गोल्डन भाला निकाला, जो हाफ इमोर्टल एल्फ को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। वह टेबल से नीचे कूद गई और शान से ब्लड प्रिंस की ओर बढ़ी। वह अपने रास्ते में गोल्डन भाले से खेलती रही। जब वह ब्लड प्रिंस के करीब पहुंची तो उसने भाले से उसे मारा। ब्लड प्रिंस ने फुफकार मारी, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? इस गद्दार और इस कुतिया को मार डालो, ब्लड प्रिंस ने गुर्राते हुए कहा। तुरंत ही ब्लड प्रिंस के लाल रंग के पिशाच गया और सेबर पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। सेबर अपने आदमियों को जवाबी हमला करने का आदेश दे पाता, लेकिन बिजली का एक बोल्ट लाल पिशाच पर गिर पड़ा। बोल्ट सेबर के चेहरे के पास से गुजरा, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बोल्ट ने पिशाच को मारा और उसके सिर में घुस गया। बोल्ट गायब होने से पहले एक और पिशाच में घुस गया। 2 पिशाच जमीन पर गिर पड़े और उनके सिर में मुट्ठी के आकार के छेद हो गए। लाल पिशाचों ने अपने कदम रोक दिए क्योंकि वे स्तब्ध थे। सेबर ने उनके झटके का इस्तेमाल किया और अमानवीय गति से उन पर टूट पड़ा। उसके मुंह से 2 नुकीले दांत निकलने के कारण उसका आकार धुंधला हो गया। अगले ही पल गया ने लाल पिशाचों के सिर के ऊपर धुंध के कई खूनी आवरण देखे। यहाँ तक कि वह उसे पिशाचों को मारते हुए नहीं देख पाए। वह बस बहुत तेज था। पलक झपकते ही सेबर ने सभी 5 लाल पिशाचों को मार डाला। जब वह अपनी पिछली जगह पर लौटा तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। खून से लथपथ कृपाण को देखकर ही पिशाचों में भय व्याप्त हो गया। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे दुख से बाहर निकाला जाए। धीरे धीरे गया ने ब्लड प्रिंस का गला पकड़ लिया और फिर धीरे धीरे भाले को उसके सीने में घुसा दिया। जैसे जैसे ब्लड प्रिंस गुर्राया, भाले पर लगे रून और भी चमकने लगे। धीरे धीरे खून उसकी छाती से नीचे बहने लगा। वह अपनी एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। उसकी आंखों में जीवन की किरणें चमक उठीं। उसने जो पिशाच बनाए थे वे कुछ ही सेकंड में मर गए। बुजुर्गों में से एक कृपाण ने उसे धोखा दिया और उसके गुर्गे कभी उसकी मदद के लिए नहीं आए। गया ने और अधिक दर्द पहुंचाने के लिए भाले को घुमाया। आश्चर्यजनक रूप से ट्रिस्टा, श्यामला पिशाच और लेनोरा की दोस्त हॉल में दिखाई दी। गया को ब्लड प्रिंस को मारते हुए देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। शांत हो जाओ ट्रिस्टा, सेबर ने जल्दी से कहा, इससे पहले कि ट्रिस्टा कुछ ऐसा करे जिसे बाद में उसे पछतावा हो। ट्रिस्टा समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों के सामने क्या हो रहा था। सेबर सभी लोगों में से एक खौफनाक दिखने वाली महिला और पुरुष के पास खड़ी थी और ब्लड प्रिंस को धीरे धीरे चाकू घोंपते हुए देख रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे ब्लड प्रिंस से कोई प्यार था, लेकिन ये ट्रिस्टा के लिए चौंकाने वाला था। सच कहूं तो ट्रिस्टा ब्लड प्रिंस से बहुत नफरत करती थी क्योंकि उसने लेनोरा को मार डाला था। ट्रिस्टा को यह नहीं पता था कि ब्लड प्रिंस ने लेनोरा का सिर अपने कमरे में रखा था। एक तरह से लेनोरा अभी भी जीवित थी, लेकिन इनग्राम और ब्लड के अलावा किसी को भी उसकी स्थिति के बारे में पता नहीं था। कम से कम ब्लड प्रिंस ने तो यही सोचा था। ब्लड प्रिंस की छाती से खून टपक रहा था, जिससे उसके नीचे खून का एक पोखर बन गया था। आमतौर पर पिशाच किसी दूसरे पिशाच का खून नहीं पीते, लेकिन रक्त राजकुमार के खून की मीठी सुगंध ने वास्तव में उनके लिए विरोध करना मुश्किल बना दिया। यहाँ तक कि ट्रिस्टा के नुकीले दांत भी धीरे धीरे आकार में बढ़ गए। गया ने रक्त राजकुमार की आंखों से धीरे धीरे जीवन की रोशनी निकलती देखी। माइकल और एलिडिर द्वारा बनाए गए नए उपकरण ने गया को आश्चर्यचकित कर दिया। जब माइकल ने कहा कि यह उपकरण सूर्य के प्रकाश जितना शक्तिशाली प्रकाश उत्पन्न करेगा तो उसे संदेह हुआ, लेकिन काम करते हुए उपकरण को देखकर वह हैरान रह गई। इस उपकरण के साथ पिशाच उन्हें कोई खतरा नहीं दे सकते थे। न केवल पिशाच बल्कि मरे हुए लोग भी शक्तिहीन हो जाएंगे। ट्रिस्टा एक कदम आगे बढ़ने से भी डर रही थी। वह बाकी पिशाचों के साथ प्रवेश द्वार पर खड़ी थी। उसी क्षण गया ने धीरे से रक्त राजकुमार की छाती से भाला निकाला। उसने भाला घुमाया, जिससे पूरे हॉल में खून फैल गया। इसके बाद उसने रक्त राजकुमार के गले में चाकू घोंप दिया। रक्त राजकुमार गुर्राया। उसने ब्लड प्रिंस का गला जोर से काटा ताकि उसका सिर धड़ से अलग हो जाए। चूंकि ब्लड प्रिंस आधा अमर था, इसलिए उसका सिर काटने के लिए गया के शरीर की लगभग सारी ताकत लगानी पड़ी। उसकी गर्दन से खून की धार बह रही थी, जिससे उसका काला कवच लाल हो गया।
फिर भी उसने सिर काटना जारी रखा और हिली तक नहीं। ट्रिस्टा कांप उठी। उसने ब्लड प्रिंस को उसके महल में उसके आदमियों से घिरे हुए बेरहमी से कत्ल होते देखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। हालांकि उसने सेबर पर इतना भरोसा किया कि वह चुपचाप खड़ी रही। आखिरकार गया ने उसका सिर काट दिया और उसे सबके देखने के लिए हवा में उठा दिया। ब्लड प्रिंस की आंखें अभी भी खुली हुई थीं और दर्द और गुस्से से भरी हुई थीं। अब हम सभी नाइटवॉकर्स के भविष्य के बारे में बात कर सकते हैं, गया ने कहा। गया ने अपने आसपास के सभी पिशाचों को कटा हुआ सिर दिखाया। पिशाचों ने डर के मारे एक कदम पीछे हट लिया। उसने उनके सबसे शक्तिशाली लोगों को मार डाला था। ये पिशाच रक्त राजकुमार को मारने के कारण उससे क्रोधित होने के बजाय भयभीत थे। उसका शरीर हमारा है, किसी को इससे कोई समस्या है? गया ने पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, किसी ने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। अपनी कलाई के एक झटके से उसने अपने स्पेस रिंग से एक चांदी का स्क्रॉल निकाला। उसने आग ऊर्जा का एक टुकड़ा डाला क्योंकि स्क्रॉल के भीतर रन चमक रहे थे। अगले ही पल एक चमकदार रोशनी रक्त राजकुमार के शरीर को घेर लेती है और शरीर के साथ गायब हो जाती है। सभी कृपया हॉल छोड़ दें, सेबर ने कहा। पिशाच कुछ क्षणों के लिए थोड़ा घबराए हुए दिखे, लेकिन अंततः वे ट्रिस्टा को पीछे छोड़कर कमरे से बाहर चले गए। अज़ाज़ेल, महल के चारों ओर देखो और लेआउट का अनुभव करो। जैसा आप चाहें, मेरी महिला। अज़ाज़ेल ने हॉल छोड़ने से पहले गहरा सिर झुकाया। गया सेबर के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम सेबर के बगल में अपनी सीट ले सकती हो, गया ने ट्रिस्टा को बैठने का इशारा किया। श्यामला पिशाच उलझन में दिख रही थी। सबसे पुराने और सबसे शक्तिशाली बुजुर्ग पिशाचों में से एक होने के बावजूद ट्रिस्टा काले कवच वाली महिला के सामने खुद को कमज़ोर महसूस करने से नहीं रोक पाए। तुम जानना चाहती हो कि अभी क्या हुआ, है न? गया ने ट्रिस्टा से पूछा। ट्रिस्टा ने धीरे से सिर हिलाया। मुझे लगता है कि सेबर ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होता तो बेहतर होता। गया ने अपनी नज़र सेबर की ओर घुमाई। उसने धैर्यपूर्वक सेबर के लिए सब कुछ बताने का इंतजार किया जो घोस्ट से मिलने के बाद हुआ था, ताकि वे उसे अपने सौदे के हिस्से के रूप में एक अमर हत्या हथियार दे सकें। 2 दिन पहले सेबर ने अपने निजी संग्रह से एक अमर हत्या हथियार निकाला। वह घोस्ट से मिलने गया, लेकिन उसकी मुलाकात डार्क लॉर्ड से हुई। पहले तो सेबर पूरी तरह से बेखबर था। पिशाच कबीले में हर कोई डार्क लॉर्ड से डरता था। इसलिए जब सेबर ने उसे देखा तो उसने सोचा कि वह अपनी जान के लिए डार्क लॉर्ड से लड़ने जा रहा है। हालांकि डार्क लॉर्ड ने अपनी पहचान बताई और सेबर को चौंका दिया। ये घोस्ट था। उसने सेबर को कुछ ऐसा दिया जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था, अमरता और सूर्य के प्रकाश की समस्या का स्थायी समाधान। डार्क लॉर्ड ने अपना वचन निभाया और सेबर को और अधिक औषधियां दीं। लेकिन उसने एक स्थायी समाधान भी पेश किया, अगर सेबर उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो। जब सेबर को घुटने टेकने में संकोच हुआ तो डार्क लॉर्ड ने उस पर हमला कर दिया। आधे अमर की तुलना में सेबर कमज़ोर था। डार्क लॉर्ड द्वारा उसकी गर्दन में औषधि इंजेक्ट करने से पहले वह समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका। सेबर बेहोश हो गया। उसे बहुत बड़ा झटका लगा जब वह रॉयल लैंड के एक समुद्र तट पर जागा। सूरज ने उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके अलावा उसे अपनी रक्त की लालसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई, तब भी जब उसके सामने खून से लथपथ इंसान थे। तभी उसे एहसास हुआ कि डार्क लॉर्ड स्थायी समाधान के बारे में झूठ नहीं बोल रहा था। सेबर ने अपने जीवन में कभी इतना शक्तिशाली महसूस नहीं किया था। उस पल सेबर अपनी प्रजाति के उज्ज्वल भविष्य को देख सकता था। सूरज और खून की लालसा के प्रति कमजोरी के बिना उनके पास एक पूरी तरह से नई, शक्तिशाली प्रजाति बनने का मौका था। यह नई शक्ति सेबर और उसकी प्रजाति को डार्क लॉर्ड का अनुसरण करने की कीमत पर मिली। डार्क लॉर्ड ने उनके अस्तित्व को उजागर किया क्योंकि हैन इतना मूर्ख था कि उसने उसे मारने की कोशिश की। डार्क लॉर्ड ने समझाया कि उसकी प्रजाति और वह कितने समान हैं। पिशाच अंधेरे से शक्ति प्राप्त करते हैं और डार्क लॉर्ड अंधेरे का देवता था। एक तरह से पिशाच उसका अनुसरण करने के लिए पैदा हुए थे। सेबर को डार्क लॉर्ड की शक्ति की वास्तविक सीमा का एहसास तब हुआ जब उसने दिन को रात में बदल दिया। उसकी शक्ति सीमा से बाहर हो गई। सब कुछ कहने और करने के बाद डार्क लॉर्ड का अनुसरण करना सबसे अच्छा विकल्प लगा। इसलिए सेबर डार्क लॉर्ड की सेवा करने के लिए सहमत हो गया। सेबर को लग रहा था कि अन्यथा चुनने का मतलब उसकी और उसकी प्रजाति की मृत्यु होगी। लेकिन सेबर ने अधिक सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया। जब सेबर ने अपनी कहानी समाप्त की तो ट्रिस्टा पूरी तरह सदमे में थी। सबसे पहले वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि सेबर सूरज की रोशनी में जीवित रह सकता है। दूसरे, उसने कभी नहीं सोचा था कि घोस्ट डार्क लॉर्ड होगा और सेबर उसकी सेवा करने के लिए सहमत हो गया। हालांकि सेबर उसके जैसा ही एक एल्डर था, लेकिन वह एल्डर से ज्यादा एक नेता था। इनग्राम, सबसे बूढ़ा पिशाच जिसे मार्गदर्शन देना चाहिए था, हमेशा अनुपस्थित रहता था जब उन्हें उसकी जरूरत होती थी। इसलिए सेबर एल्डर का नेता बन गया।
अब ट्रिस्टा को यह चुनना था कि सेबर का अनुसरण करना है या डार्क लॉर्ड का अनुसरण करना है या नहीं। गया ने ट्रिस्टा की आंखों में अनिच्छा का एक अंश देखा। वह वास्तव में आश्चर्यचकित थी कि माइकल कितनी आसानी से दूसरों के व्यवहार का अनुमान लगा सकता है। उसने उससे कहा कि ट्रिस्टा उनके साथ शामिल होने में संकोच करेगी या यहाँ तक कि नहीं भी करेगी। गया ने अज़ाज़ेल को महल में लाने का एक कारण था। वह उम्मीद कर रही थी कि अज़ाज़ेल कुछ ऐसा लेकर लौटेगी जो ट्रिस्टा को अंधेरे पक्ष में ला सके। किसी भी समय गया ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। कुछ मिनट बाद अज़ाज़ेल आखिरकार हॉल में दिखाई दिया। उसके हाथ में एक बोरी थी। उसने बोरी गया को थमा दी क्योंकि सेबर और ट्रिस्टा को हवा में खून की गंध आ रही थी। तुम्हें ये कहाँ मिला अज़ाज़ेल? गया ने पूछा जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। वह ट्रिस्टा और सेबर का मनोरंजन करना चाहती थी। ब्लड प्रिंस के कमरे में। मुझे कई अन्य मिले लेकिन मुझे लगा कि आप इसे देखना चाहेंगे, अज़ाज़ेल ने कहा। ट्रिस्टा और सेबर ने उत्सुकता से बोरी को देखा। ट्रिस्टा ने सेबर को संदेह भरी नज़रों से देखा। उसके चेहरे पर नज़र डालने से ट्रिस्टा बता सकती थी कि सेबर को बोरी के अंदर क्या है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। उनकी उत्सुक आंखों के नीचे गया ने धीरे से बोरी को ऊपर खींचा। आश्चर्यजनक रूप से जब उसने बोरी को हटाया तो उन्हें एक सिर दिखाई दिया। उनका आश्चर्य जल्द ही सदमे में बदल गया क्योंकि उन्होंने सिर को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि उनकी साथी एल्डर लेनोरा थी। लेनोरा! ट्रिस्टा ने सदमे में चिल्लाया। पिछली बार जब उसने लेनोरा को देखा था तो वह ब्लड प्रिंस के पैरों के नीचे एक पिल्ला की तरह थी। उसे उसका सिर नहीं मिला क्योंकि ट्रिस्टा को लगा कि ब्लड प्रिंस ने उसे अपने पैर से कुचल दिया है। लेनोरा की आंखें और मुंह धीरे धीरे हिल रहे थे लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। ब्लड प्रिंस एक बीमार मनोरोगी था जो अपने निजी संग्रह के रूप में पिशाचों के सिर को एक शेल्फ पर रखता था। पिशाच महल में माइकल के स्पाइडर की बदौलत अज़ाज़ेल को यह दिलचस्प बात पता चली, ब्लड प्रिंस के बारे में जानकारी। जिस व्यक्ति को आपकी रक्षा करनी चाहिए थी उसके पास एक गुप्त संग्रह था। वह आपकी तरह के लोगों के सिर अपनी कोठरी में रखता था। कोठरी में कंकालों की बात करें, गया ने कहा। गया ने सिर अज़ाज़ेल को सौंप दिया और उसे इशारा किया कि वह सिर ट्रिस्टा को दे दे। अज़ाज़ेल ने धीरे से सिर को पकड़ लिया। ट्रिस्टा अपने सबसे अच्छे दोस्त के कटे हुए सिर को देखकर कांप उठी। जब उसने अज़ाज़ेल से सिर लिया तो उसके हाथ कांपने लगे। उसका सिर उसके शरीर से काट दिया गया था और बहुत लंबे समय तक ठंडी जगह पर रखा गया था। मैं उसे 1 या 2 दिन तक छोड़ता, उसके दिमाग के पूरी तरह से बंद होने से पहले। वह एक बीमार कमीना था, गया ने कहा। उसने उसे मुश्किल से जिंदा रखने के लिए बस इतना ही खून दिया। लेनोरा! ट्रिस्टा की आंखों में लंबे समय में पहली बार आंसू आ गए। क्रोध और उदासी उसके दिल पर हावी हो गई। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इस तरह नहीं देख सकती थी। मेरी महिला, क्या हमारे पास लेनोरा को ठीक करने का कोई तरीका है? सेबर ने पूछा। लेनोरा को इस तरह देखकर उसे भी उस पर दया आ गई। साथ ही डार्क क्वीन को ब्लड प्रिंस को मारने में मदद करना उसके दिमाग में सबसे अच्छा फैसला लग रहा था। ये ट्रिस्टा पर निर्भर करता है। गया की बात सुनकर ट्रिस्टा ने धीरे से अपना सिर उठाया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, बिल्कुल सेबर की तरह? ट्रिस्टा ने पूछा। बिंगो! तुम एक होशियार लड़की हो, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि तुम हमारे साथ जुड़ोगी और इस दुनिया को बदलोगी। मेरा विश्वास करो, यह कोई दिखावटी शब्द या प्रस्ताव नहीं है। हमारे साथ वास्तव में एक ईश्वर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, केवल एक ईश्वर ही लेनोरा को वापस जीवन में ला सकता है। तो क्या होगा? सेबर ने ट्रिस्टा के कंधे पर हाथ रखा, बिना कुछ कहे उसे आश्वस्त किया कि वह भी उसके जैसा ही चुनाव करे। सच कहूं तो ट्रिस्टा को डार्क लॉर्ड की सेवा करने में कोई बुराई नजर नहीं आई। अगर यह पहले होता तो ट्रिस्टा अपने घुटने टेकने से इनकार कर देती। लेकिन ब्लड प्रिंस के साथ जो हुआ उसके बाद उसे एहसास हुआ कि एल्डर्स भी सिर्फ मोहरे थे। फर्क इस बात से पड़ा कि वे किस तरह के मोहरे होंगे। कम से कम डार्क लॉर्ड की सेवा करने से फ़ायदे तो मिलते ही हैं और लेनोरा को फिर से जिंदा करने का मौका भी मिलता है। मैं तुम्हारा अनुसरण करूंगी, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम उसे ठीक कर दो, ट्रिस्टा ने कहा। सेबर चौंक गया। डार्क लॉर्ड और डार्क क्वीन ऐसे लोग नहीं थे जिनसे बातचीत करनी चाहिए। उसे आश्चर्य हुआ। डार्क क्वीन ने ठहाका लगाया। जैसा कि मैंने कहा, तुम समझदार हो। उसके लिए शरीर बनाने में समय लगेगा, लेकिन विश्वास के संकेत के तौर पर मैं डार्क लॉर्ड से उसका सिर ठीक करने के लिए कह सकती हूँ। तुम अपने दोस्त से बात कर पाओगे। हम उसे पूरी तरह से ठीक कर देंगे जब हमें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा कोई गलत इरादा या हमारी सेवा करने के बारे में कोई संदेह नहीं है। ऐसा कैसे? गया ने आगे बोलने से पहले एक पल के लिए विराम लिया। वास्तव में तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। तुम हाँ कह सकते हो और अपने दोस्त को फिर से देख सकते हो, या तुम उसे अलविदा कह सकते हो। किसी भी तरह ये तुम्हारे लिए चुनाव करने का समय है, गया ने कहा। ट्रिस्टा ने लेनोरा के सिर और सेबर के बीच घूर कर देखा। सेबर ने सिर हिलाया और ट्रिस्टा ने गहरी सांस ली।
तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? ट्रिस्टा ने लेनोरा का सिर अपने हाथों में लेकर अपनी सीट से उठते हुए पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, डार्क लॉर्ड आएगा और तुम उसके सामने ऐसा कर सकते हो। सेबर हैरान था, उसे नहीं पता था कि डार्क लॉर्ड के पिशाच महल में आने का उद्देश्य क्या है। लेकिन एक बात पक्की थी, आज से पिशाचों का भाग्य हमेशा के लिए बदल जाएगा। सेबर, डार्क लॉर्ड तुम्हारे प्रयोगों और शोध परियोजनाओं के प्रमुख से मिलना चाहेंगे। उसे यहाँ लाओ। सेबर ने सिर हिलाया। जहाँ तक ट्रिस्टा की बात है, तुम वहाँ जाकर ब्लड प्रिंस के संग्रह को क्यों नहीं देखती? मुझे लगता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ब्लड प्रिंस के स्वभाव को जाने बिना उनका अनुसरण करना तुम सबकी कितनी गलती है। गया अपनी सीट से उठी और अपनी नज़र सेबर की ओर घुमाई। डार्क लॉर्ड भी इनग्राम सहित सभी एल्डर्स से मिलना चाहता है। उन सभी को यहाँ बुलाओ। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई तरीका है। हाँ मेरी महिला, सेबर ने कहा। बढ़िया, मैं तुम्हें 5 घंटे में डार्क लॉर्ड के साथ मिलूंगा। अपने मिनियंस को नए पदानुक्रम के बारे में समझाने की कोशिश करो। केवल वे ही डार्क लॉर्ड से उपहार प्राप्त करेंगे जो पूरी तरह से इसके हकदार हैं। वैम्पायर से मिलने के बाद गया ने खुद को वापस अंधेरे जंगल में टेलीपोर्ट किया, जहां उसकी मुलाकात माइकल से हुई। वह लीडर के साथ काम करते हुए पॉकेट आयाम में रहा। नाइटमेयर और वेदोरा झरने के पास शांति से सोए। जब वह उस जगह में दाखिल हुई तो उसने माइकल को एक नक्शे को घूरते हुए देखा। तुम क्या देख रहे हो? गया ने पूछा। उसने धीरे से अपना काला खोपड़ी वाला मुखौटा हटाया और उसे मेज पर रख दिया। मेरे कवच के टुकड़ों में से एक, माइकल ने दक्षिणी महाद्वीप के एक छोटे से द्वीप की ओर इशारा किया। उसने अपने कवच के टुकड़ों में से एक का पता लगाने के लिए 2 लाख बदमाश बिंदुओं का इस्तेमाल किया। ये कवच डार्क लॉर्ड द्वारा तैयार किया गया था और एक टाइम मशीन का उपयोग करके भविष्य में भेजा गया था। माइकल को नहीं पता था कि यह कार्य कितना कठिन था। वह केवल इतना जानता था कि उसके पिछले स्व ने सिस्टम का उपयोग करके ये किया था। क्या हम इसे थूसिया को नष्ट करने से पहले या बाद में प्राप्त करने जा रहे हैं? गया ने पूछा। बाद में, मैं भोर में राजधानी जा रहा हूं, माइकल ने कहा। वह थूसिया पर तब हमला करना पसंद करता था जब सूरज की रोशनी न हो। अंधेरा उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा देगा। ऐसा नहीं है कि माइकल विक्टोरिया को मारने के लिए कोई शक्ति बढ़ाना चाहता था। हालांकि माइकल को अपनी सबसे मजबूत अवस्था में रहना पसंद था। पिशाचों के साथ आपकी मुलाकात कैसी रही? माइकल ने पूछा। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। मैंने बस इतना वादा किया था कि हम उसे पूरी तरह से ठीक करने से पहले आप लेनोरा के सिर की बात कर पाएंगे। ये संभव है मेरी महिला, आपने ब्लड प्रिंस को खत्म कर दिया? एलिडिर ने पूछा। माइकल डार्क एल्फ की आंखों में उत्साह की चमक देखकर हैरान था। उसकी आंखों में नज़र देखकर माइकल बता सकता था कि एलिडिर के पास ब्लड प्रिंस के शरीर के लिए किसी तरह की योजना थी। ये ड्रैगन कंकाल के साथ भंडारण कक्ष में होना चाहिए, गया ने कहा। माइकल उस ड्रैगन कंकाल को इकट्ठा करने में बहुत व्यस्त था जिसे उसने विश्वासघाती महासागर से टेलीपोर्ट किया था। उसे कंकाल को इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त 100,000 बदमाश बिंदुओं की आवश्यकता थी। वह चाहता था कि वह समझदार ड्रैगन के कंकाल को भी टेलीपोर्ट कर सके। यह अफसोस की बात थी कि सिस्टम ने एडेलिया के टेलीपोर्टेशन गंतव्य को प्रकट करने के लिए उसके शरीर को अवशोषित कर लिया। फिर भी माइकल को विश्वास था कि वह कंकाल की नीलामी करके लाखों कमा सकता है। आर्या के अनुसार अवोर महाद्वीप में अगली बड़ी नीलामी 3 महीने में होगी। इसलिए माइकल ने ड्रैगन को तब नीलाम करने की योजना बनाई। तब तक ये स्टोर रूम में रह सकता था। मेरे प्रभु, क्या मैं ब्लड प्रिंस के शरीर को देख सकता हूँ? एलिडिर ने पूछा। तुम बहुत उत्साहित लग रहे हो। क्या बात है, और तुम उसका शरीर क्यों देखना चाहते हो? माइकल ने एलिडिर से पूछा। मैं ऐसे नमूने का अध्ययन करना चाहता हूँ मेरे स्वामी। तुम डुलो की तरह बात करते हो। आमतौर पर वह वही था जो शवों के साथ खिलवाड़ करता था। सच सच, एलिडिर ने सिर हिलाया। लेकिन ब्लड प्रिंस का शरीर अलग है। मैं उसके शरीर का उपयोग कुछ नए रून बनाने के लिए कर सकता हूँ। तुमने मुझे नए रून के मामले में पकड़ लिया। पागल हो जाओ, माइकल ने एलिडिर को खारिज कर दिया। एल्फ उत्साह से भरा हुआ उस जगह से लगभग भाग गया। माइकल के लिए एलिडिर को इतना उत्साहित देखना बेहद दुर्लभ था। सभी कवच के टुकड़े खोजने के बाद उसे उम्मीद थी कि एल्फ अपने कवच को बढ़ाने के लिए कुछ शक्तिशाली रून विकसित कर सकता है। आपको मुझे नया कवच देना चाहिए। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो आपने मुझे सगाई का तोहफा नहीं दिया है। तुम किसी मंगेतर की तरह हो, गया ने आंखें घुमाईं। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नागालैंड की गद्दी दिलवाऊंगा? तुम मजाक कर रहे हो। हमारी पहचान उजागर होने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं रानी के रूप में नागालैंड पर शांतिपूर्वक शासन कर सकती हूँ? अगर मैं कभी अपने राज्य में कदम रखूंगी तो स्काईहॉल और संरक्षक मेरी गर्दन पर होंगे। माइकल की भौहें ऊपर उठ गईं। ये बहुत ही सरल बात थी, लेकिन वह इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया। यही कारण था कि माइकल 2 पहचान रखने का अंत करना चाहता था।
उसकी दिमागी शक्ति बहुत सी चीज़ों में उलझ गई क्योंकि वह स्पष्ट चीज़ों को अनदेखा करने लगा। माइकल ने गहरी सांस ली। हालांकि उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन गया उसकी आंखों को देखकर बता सकता था कि उसे कितना दुख है। वह मुस्कुराए। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हें बहुत सी चीज़ों से निपटना है। ठीक है, गया ने धीरे से कहा। जिस क्षण उसने ये शब्द कहे, माइकल को खुद से नफरत होने लगी। उसने उससे एक चीज़ मांगी, लेकिन वह उसे देने में विफल रहा। माइकल ने कुछ गहरी सांसें लेकर खुद को शांत किया। जल्दी ही उसे ईव के पिता द्वारा दिया गया तैरता हुआ पहाड़ याद आ गया। मैं तुम्हारे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे खराब महल बनाने जा रहा हूं और इसे अपने प्यार भरे तोहफे के रूप में तुम्हें दूंगा, माइकल ने उसकी बाहों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। वह धीरे धीरे उसके चेहरे पर बालों की लटों पर चला गया और उसकी चिकनी मुलायम त्वचा को महसूस किया। तुम इस जीवन में मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज़ हो, माइकल ने इन शब्दों को पूरे दिल से कहा। उसे शायद ही पता था कि गया सबसे बड़ी और मुख्य वजह थी जिसकी वजह से पिछले डार्क लॉर्ड ने पूरे ब्रह्मांड को फिर से सेट करने का फैसला किया। वह शापित थी और धीरे धीरे मर रही थी। सच कहूं तो डार्क लॉर्ड को नहीं लगता था कि वह अपनी पत्नी के बिना जी सकता है और लड़ सकता है। उसे बचाने का एकमात्र तरीका समय में वापस यात्रा करना था। माइकल ने तुरंत ऐसा किया। सौभाग्य से उस समय उस भाग्य को टाला गया था जब माइकल ने विश्वासघाती महासागर से शाप भंग करने वाली कलाकृति को वापस प्राप्त किया था। तुम बेहतर हो, गया ने माइकल के बालों को चंचलता से हिलाया। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, माइकल ने भूत के रूप में अपनी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार किया। उसने अपनी कलाई को हिलाया क्योंकि उसका हमेशा का काला परिधान कवच स्टैंड पर दिखाई दिया। उसने कपड़ों को छुआ, आह भरी। अंत में माइकल ने अपने वस्त्र पहने और एक चांदी की तलवार को म्यान में रखा जिस पर कई लाल लाल उत्कीर्ण थे। ये तलवार सेबर ने उसे दी थी। इस तलवार के साथ माइकल के पास 2 अमर हत्या के हथियार थे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, गया ने अपने वस्त्र पहनने के बाद कहा। कुछ भी कहने से पहले मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जानाली जानती है कि मैं कौन हूं। तुम्हें बैकअप की ज़रूरत है। हालांकि माइकल ने अपना सिर हिलाया। मैं युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इसके बजाय मुझे तुम्हें ईव और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नदी के शहर में जाने की ज़रूरत है। मैं जानाली का ख्याल रखूंगा। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, इंसान। मुझे पता है कि तुम मुझे दूर भेज रहे हो ताकि कोई मुझे बंधक न बना सके और तुम्हारे खिलाफ कोई बात न कर सके, गया ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पता है कि मैक्सिम कैसे काम करता है। मैं कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। गया ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नज़र देखकर उसे पता था कि उसके साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वह नदी के शहर जाने के लिए सहमत हो गई। लेकिन चलो पहले सेबर और उसके जैसे लोगों से मिलते हैं, माइकल ने कहा। कुछ घंटे पहले जानाली को जादूगरों ने राजधानी में प्रवेश दिया। वह वेलेरिया और बूथ के शवों को ले जाने वाले जादूगरों के साथ मैक्सिम के महल में प्रवेश कर गई। विक्टोरिया टेरेंस, मंत्री गॉर्डन और राज्य के कुछ प्रमुख रईसों से बात कर रही थी। सभी रईसों में एक बात समान थी, डर। वे भूत से डरते थे। कई रईस पहले ही अपने निजी जहाज़ों के जरिए राज्य छोड़ चुके थे। जो लोग राज्य में रह गए थे उन्हें या तो विक्टोरिया ने रहने का आदेश दिया था या वे मैक्सिम बार्न्स के बहुत ज़्यादा वफादार थे। चूंकि विक्टोरिया को अपनी मां और बूथ की मृत्यु के बारे में पता नहीं था, इसलिए वह जानाली को देखकर हैरान हो गई। पहले तो विक्टोरिया को लगा कि जानाली नागरिकों की मदद करने के लिए यहाँ आई है। हालांकि जब उसने जादूगरों को सफ़ेद कपड़े से धन की कोई चीज़ ले जाते देखा तो उसका दिल धड़क उठा। संरक्षक कप्तान जानाली, जादूगरों द्वारा शवों को ज़मीन पर रखने पर विक्टोरिया ने उसका अभिवादन किया। राजकुमारी विक्टोरिया, जानाली की आवाज़ धीमी पड़ गई। वह शब्द नहीं बना पा रही थी। वह क्या है? विक्टोरिया के हाथ कांप रहे थे। जादूगर विक्टोरिया से सीधे नज़रें मिलाने से बचते रहे। इस बीच रईसों ने उन्हें घेर लिया। मंत्री टेरेंस शवों के पास पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। वह उनके बगल में बैठ गए और धीरे से कपड़ा उठाया। टेरेंस ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उन्होंने बिना कुछ कहे जादूगरों की ओर अपनी नज़र घुमाई। वह सिरविहीन शवों को पहचान नहीं पाए। जादूगर टेरेंस को जवाब दे पाते इससे पहले विक्टोरिया ने अपनी कलाई हिलाकर हवा की एक लहर भेजी जिससे सफ़ेद कपड़े हट गए। कुछ रईस चिल्लाए। सिरविहीन शवों ने हॉल में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। माँ, विक्टोरिया ने बड़बड़ाया। उसे अपनी माँ के शव की पहचान करने के लिए किसी मंत्र या रून की ज़रूरत नहीं थी। वेलेरिया को इस तरह देखकर विक्टोरिया का दिमाग उसे संभाल नहीं पाया। नतीजतन विक्टोरिया वहीं बेहोश हो गई। जानाली ने विक्टोरिया को पकड़ने में काफ़ी तेज़ी दिखाई। महाराज, शाही रक्षक और मंत्री गॉर्डन विक्टोरिया की मदद के लिए दौड़े। पानी, जानाली ने सैनिकों को इशारा किया कि वे उसके लिए एक गिलास पानी लाएं। सैनिकों ने जल्दी से उसके लिए एक कप पानी लाकर दिया। जानाली ने विक्टोरिया को जगाने के लिए उसके चेहरे पर धीरे से पानी छिड़का। विक्टोरिया ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं।
यह महसूस करते हुए कि वह जानाली के हाथों में है, उसने जानाली को एक तरफ धकेल दिया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसका शरीर बेकाबू होकर कांप उठा। टेरेंस और गॉर्डन ने जादूगरों की तरफ देखा और पाया कि वे सिर हिला रहे थे, बिना कुछ कहे ही पुष्टि कर रहे थे कि यह रानी वैलेरिया ही थी। कोई भी विक्टोरिया से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। वह शव के पास घुटनों के बल गिर पड़ी। उसने वैलेरिया के पेंडेंट को छुआ और विक्टोरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहुत खेद है राजकुमारी विक्टोरिया, जानाली की आवाज़ लड़खड़ा गई। चूंकि जानाली ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को डार्क लॉर्ड के हाथों खो दिया था, इसलिए वह जानती थी कि विक्टोरिया अंदर से क्या महसूस कर रही होगी। उसकी मृत्यु अचानक और त्वरित थी। रानी वैलेरिया को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, जानाली ने कहा, हालांकि वह जानती थी कि वह जो कुछ भी कह सकती है, वह विक्टोरिया के दर्द को कम नहीं कर सकता। क्या ये भूत था? विक्टोरिया ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अकल्पनीय गुस्सा और दर्द था। जानाली ने सिर हिलाया। हर कोई चुप हो गया। अगर किसी और ने रानी वैलेरिया को मार दिया होता तो वे हत्यारे का सिर वापस लाने के लिए शाही रक्षकों को आदेश देते। लेकिन जिसने उसे मारा वह भूत था, एक आधा अमर। उसके पास रक्षकों को भेजना भेड़ों को भेड़िए की मांद में भेजने जैसा होगा। ईमानदारी से किसी को नहीं पता था कि आगे क्या करना है। इसके बजाय वे बस विक्टोरिया को घूरते रहे। जनरल बूथ, क्या उसे तकलीफ हुई? विक्टोरिया ने पूछा। जानाली चुप रही। उसकी खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही थी, जिससे विक्टोरिया को पता चल गया कि बूथ को कितनी तकलीफ हुई। उसके शरीर पर मौजूद निशान और घाव ही इस बात का स्पष्ट संकेत थे कि घोस्ट के हाथों उसे कितनी तकलीफ हुई। जब वह राजधानी में पहुंचेगा तो सभी को पीछे हट जाना चाहिए, विक्टोरिया ने कहा। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं दिख रही थी, मानो वह अपनी भावनाओं को खो चुकी हो। मैं खुद उसका सामना करूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे सिर पर किसी और मौत का तांडव हो। तुम राजा हो, टेरेंस ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन जब विक्टोरिया ने उसकी ओर देखा तो उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। उसकी आंखों में छिपा जानलेवा गुस्सा भयानक था। जैसा कि घोस्ट ने उससे वादा किया था, उसने उससे सब कुछ छीन लिया था। कर्म ने विक्टोरिया को चारों तरफ से मारा। विक्टोरिया समेत सभी जानते थे कि अगर वह घोस्ट से लड़ेगी तो उसका क्या नतीजा होगा। यहाँ तक कि जानाली को भी नहीं लगता था कि वह अब उनके बीच युद्ध को रोक सकती है। सूरज धीरे धीरे क्षितिज पर डूब रहा था, जिससे दुनिया पर अंधेरा छा गया। बारिश की बर्फबारी ने धूसर वातावरण में सफ़ेदी का रंग भर दिया। जहां तक नजर जाती थी, शहर पर बर्फ की चादर बिछी हुई थी। तापमान खतरनाक स्तर तक गिर गया। ये सर्दी हाल की सदियों में सबसे ठंडी साबित हुई। अगर सर्दी ही काफ़ी नहीं थी तो थूसिया को एक प्रतिशोधी अर्धमर का सामना करना पड़ा। थूसिया ने घोस्ट के खिलाफ युद्ध के लिए खुद को तैयार किया। उन्होंने कुछ ही दिनों में अपने जीते हुए सभी राज्य खो दिए। इसने पूरी दुनिया को दिखाया कि अर्धमर कितना शक्तिशाली था। दुनिया ने एक को देखे हुए सैकड़ों साल हो गए थे। इस प्रकार दुनिया अर्धमर और अमर के बारे में भूल गई थी। घोस्ट ने दुनिया को एक जोरदार थप्पड़ मारकर याद दिलाया। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पूरी दुनिया घोस्ट के बारे में चिंतित थी। यहाँ तक कि अवोर की महारानी ने अपने सभी युद्ध देवताओं को इकट्ठा किया और उनसे अपनी भूमि की रक्षा के लिए एक योजना बनाने को कहा, ताकि अगर घोस्ट अपनी जानलेवा नज़र उन पर डाले तो वे बच सकें। उसने सभी को अपने खेती के स्तर को तेजी से बढ़ाने का आदेश दिया। वास्तव में महारानी ने शाही लोहारों, इंजीनियरों और रनमास्टर्स को एक विशेष क्षेत्र बनाने का आदेश दिया, जहां एक फ्यूजन चरण का साधक सुरक्षित रूप से अर्धमर चरण तक पहुंच सकता था। बेशक यह क्षेत्र उन्हें स्वर्गीय क्लेश से 100% नहीं बचाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से उनके जीवित रहने की संभावनाओं को बढ़ाएगा। अंत में जब दिन पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया तो माइकल राजधानी में पहुंच गया। वह अपने साथ किसी को नहीं लाया क्योंकि उसे उनकी ज़रूरत नहीं थी। उसने राजा गनर, राजा बाल्डुर और उसके सभी सहयोगियों को इथलन द्वीप छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने माइकल के साथ बहस करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी ने सुना कि वैलेरिया की डची के साथ क्या हुआ था। ये वास्तव में अफसोस की बात थी कि उन्हें गोल्डन पोर्ट छोड़ना पड़ा। हालांकि उनका जीवन और उनके सैनिकों का जीवन शहर से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। राजधानी के चारों ओर का सुनहरा गुंबद टिमटिमा रहा था, जो थूशियनों को माइकल के आगमन का संकेत दे रहा था। माइकल सिस्टम से इन सरणियों को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दरअसल वह चाहता था कि वे जानें। केवल इसी तरह से वे अपनी जान गंवाने से पहले असहाय और भयभीत महसूस करेंगे। माना कि वह विक्टोरिया और उसके परिवार को मार सकता था और कुछ ही दिनों में राज्य को नष्ट कर सकता था, लेकिन वह चाहता था कि उनमें से हर एक व्यक्ति कष्ट सहे और अपने जीवन के अंतिम क्षणों को भय के साथ जिए। वह चाहता था कि वे निरंतर भय में जीने के बजाय मर जाने की कामना करें। विक्टोरिया और मैक्सिम बार्न्स के लिए उसके पास विशेष योजनाएं थीं। माइकल की नज़र राजधानी पर पड़ी। हालांकि वह महल के उत्तर में दूर जंगल में बड़ा हुआ था, लेकिन उसे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
उसकी पूरी दुनिया अभयारण्य और उसमें रहने वाले लोग थे। इस क्षण तक उसे कॉस्मिक स्ट्रीम के सटीक स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिस्टम ने स्ट्रीम को सटीक रूप से इंगित करने के लिए 3 मिलियन बदमाश बिंदुओं की मांग की। हालांकि माइकल ने सिस्टम को भुगतान नहीं करने का फैसला किया। चूंकि राजा मैक्सिम बार्न्स धारा का उपयोग अर्धअमर अवस्था में जाने के लिए कर रहे थे, इसलिए मैक्सिम बार्न्स द्वारा स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने के क्षण में स्थान स्वचालित रूप से उनके सामने प्रकट हो जाएगा। मैक्सिम के लिए दुर्भाग्य से माइकल उसके क्लेश को रोकने के लिए प्रतीक्षा कर रहा होगा। माइकल धीरे धीरे सुनहरे गुंबद की ओर उड़ गया। इसने पूरे शहर को कवर किया। जितना माइकल एडिथ से नफरत करता था, उसे रून और सरणियों में उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करनी थी। यहाँ तक कि एलिडिर भी उसके कुछ रूनों से हैरान था। माइकल जितना ऊर्जा गुंबद के करीब गया, गुंबद में उतनी ही अधिक लहरें दिखाई दीं। अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करते हुए माइकल ने शहर को स्कैन किया। उसे महल के मैदान के अंदर के अलावा शहर में कोई जीवन के संकेत नहीं मिले। माइकल ने जो रिपोर्ट सुनी वे सही थी। विक्टोरिया ने नागरिकों को थूसिया से बाहर निकाल दिया। ऐसा नहीं है कि माइकल को परवाह होती कि शहर में लोग हैं, लेकिन कम से कम अब उसका विवेक साफ था। महल के भीतर के सैनिक बाहर भागे। उन्होंने सभी ट्रेबुचेट, विशाल क्रॉसबो और फ्लेम थ्रो तैयार किए। इन मशीनों पर शक्तिशाली रून उकेरे गए थे जो कि साधकों को चोट पहुंचाते थे। माइकल को उनकी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ तक कि अमर हत्या करने वाले हथियार भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। उसे मारने का एकमात्र तरीका भगवान को मारने वाले तीर थे, जिनके बारे में माइकल अभी भी शोध कर रहा था। माइकल को लग रहा था कि ये तीर किसी तरह सिस्टम और इसकी उत्पत्ति से जुड़े थे। आखिरकार जब तक माइकल के पास सिस्टम था, उसे मारना असंभव था। माइकल ने उन सभी विचारों को अपने दिमाग के कोने में धकेल दिया। इस समय उसने पूरी तरह से एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, एक बार और हमेशा के लिए थूसिया का विनाश। माइकल को आश्चर्य हुआ। इवान और जानाली ऊर्जा गुंबद के माध्यम से उसके पास उड़ आए। जिस क्षण इवान ने अपने आधे अमर स्तर 9 को देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। गया द्वारा ब्लड प्रिंस और कुछ पिशाचों को मारने के कारण, जिन्होंने डार्क लॉर्ड की सेवा नहीं करने का विकल्प चुना, माइकल ने स्तर 9 तक पहुंचने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त किए। उसकी ईश्वर स्तरीय साधना गति ने इवान को चौंका दिया। उसे आधे अमर चरण में प्रवेश किए हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ था। इस दर से इवान बता सकता था कि घोस्ट कुछ महीनों में अमर हो जाएगा। भूत, हमें इस बारे में बात करनी होगी कि तुम क्या करने जा रहे हो। तुमने पहले ही वेलेरिया को मार डाला है, उनके सभी शहरों को नष्ट कर दिया है और उनके द्वारा जीते गए राज्य को वापस ले लिया है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? जानाली ने पूछा। माइकल चुप रहा। अगर तुम इस झगड़े को छोड़ दोगे तो मैं गया को उसके द्वारा किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर दूंगा, जानाली ने कहा। तभी माइकल ने अपनी बाहें मोड़ लीं। सबसे पहले, ये पर्याप्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह जगह जमींदोज हो जाए। दूसरा, गया ने कोई अपराध नहीं किया। तुम और तुम्हारी माँ ने गद्दी संभाली, जो कि सही मायने में गया की है। तुम दोनों ने एक बार शक्तिशाली राज्य को कर्ज के जाल में धकेल दिया और राज्य की प्रतिष्ठा को छीन लिया। गया ने केवल वही बचाने की कोशिश की जिसे तुम नष्ट कर रहे हो। जहां तक मेरा सवाल है, तुम्हारी माँ और गया के पिता अपराधी हैं। जानाली उसे जवाब देने ही वाला था कि उसने अपनी उंगली उठाई। मैं यहाँ नागालैंड के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ कुछ पुराने हिसाब चुकता करने आया हूँ। मेरे रास्ते से हट जाओ। माइकल के हाथ से हवा का एक तेज झोंका निकला, जिसने जानाली और इवान को उड़ा दिया। वे बिना लंगर के पतंगों की तरह राजधानी की ओर वापस लौट गए। वे तब तक अपना संतुलन नहीं बना पाए जब तक कि वे सड़कों पर गिर नहीं गए। इवान और जानाली गुर्राए। उनके मुंह से खून टपक रहा था। इवान का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। घोस्ट ने अपने हाथों की एक लहर से उन्हें लगभग मार डाला। उसकी शक्ति ने इवान को पूरी तरह से डरा दिया। वह सोचता था कि अगर वह विश्वासघाती महासागर या यहाँ तक कि राक्षसों की कब्र जैसी संसाधन समृद्ध जगहों पर चला जाए तो वह घोस्ट को पकड़ सकता है, लेकिन अब उसके स्तर तक पहुंचने का प्रयास असंभव लग रहा था। उसे नहीं लगता था कि कोई भी उसका मुकाबला कर सकता है। विक्टोरिया, माइकल ने खौफनाक तरीके से नाम लिया। उसकी आवाज़ ने सभी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। अंत में विक्टोरिया अपने युद्ध कवच के साथ महल से बाहर चली गई। शाही रक्षकों और मंत्रियों ने उसे घेर लिया। हालांकि वह उन्हें बीच हवा में घोस्ट से मिलने के लिए अपने साथ नहीं ले गई। वह माइकल से कुछ मीटर की दूरी पर ऊर्जा गुंबद के पीछे मंडरा रहा था। माइकल ने धीरे से ढाल को छुआ और ऊर्जा का एक बोल्ट माइकल को वापस लगा। अगर आत्मा शोधन चरण के तहत किसी ने ढाल को छुआ होता तो वे राख में बदल जाते, लेकिन माइकल को ये चींटी के डंक जैसा लगा। माइकल और विक्टोरिया ने एक दूसरे को बिना कुछ बोले देखा। किसी के पास एक दूसरे के लिए कोई शब्द नहीं था, लेकिन केवल अत्यधिक हत्या की लालसा थी। सब कुछ खो देने पर कैसा लगता है? माइकल ने पूछा। विक्टोरिया कांप उठी। कुछ ही सेकंड में उसकी आंखें लाल हो गईं।
माइकल को उसकी आंखों में दर्द अच्छा लगा। जब उसने उसके दिल में खंजर घुसाया तो उसे कोई भावना नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसे अब्रास या उसके प्यार की कोई परवाह नहीं थी। जब उसके सैनिकों ने बिना किसी दया के सभी को मार डाला तो उसने एक उंगली भी नहीं उठाई। उनकी मौत वैलेरिया की तरह दर्द रहित या त्वरित नहीं थी। इसके बजाय बूथ और उसके आदमियों ने सुनिश्चित किया कि अभयारण्य में लोग पीड़ित हों। उन्होंने कॉस्मिक स्ट्रीम को सदियों तक दुनिया की पहुंच से दूर रखने के लिए बुजुर्गों और लोगों पर अपना गुस्सा निकाला। बेशक अगर माइकल मैक्सिम बार्न्स की जगह होता और उसे कॉस्मिक स्ट्रीम जैसा कोई शक्ति स्रोत मिल जाता तो वह उसे पाने की लालसा करता। लेकिन माइकल इस प्रक्रिया में निर्दोष लोगों का कत्लेआम नहीं करता। वह कोई दूसरा रास्ता खोज लेता या अगर मजबूरी आ जाती तो वह ऊर्जा स्रोत को जबरदस्ती अवशोषित करने के लिए सिस्टम का इस्तेमाल करता। चाहे कुछ भी हो, वह सत्ता के लिए बच्चों का कत्लेआम नहीं करता। कोई शब्द नहीं हो, माइकल ने विक्टोरिया के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते देखकर हंसते हुए कहा। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि यह ढाल तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकती। तुम आज मरने जा रही हो और तुम्हारी राजधानी में हर कोई भी मरने जा रहा है, माइकल ने कहा। इसके बाद उसने विक्टोरिया के कंधे के ऊपर से महल के मैदान में लोगों को देखा। यहां से निकलने का आखिरी मौका। माइकल ने अपनी आवाज़ को जोरदार ऊर्जा के साथ बढ़ाया, इसलिए उसके शब्द उनके कानों में जोरदार और स्पष्ट सुनाई दिए। उसने वास्तव में सैनिकों और रईसों को भागने का मौका दिया। दुर्भाग्य से उन सभी ने अपनी आखिरी सांस तक विक्टोरिया के साथ रहने का फैसला किया। आप सभी मैक्सिम बार्न्स के आधे अमर अवस्था तक पहुंचने पर दांव लगा रहे हैं, है न? अंदाज़ा लगाओ, अगर वह एक हो भी जाता है तो उसके पास मुझे मारने का कोई मौका नहीं है। और विक्की, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे एक बनने दूंगा? मैंने सुना है कि स्वर्गीय क्लेश के साथ खिलवाड़ करने से किसी की मध्याह्न रेखाएं टूट जाएंगी। मुझे आज उस सिद्धांत का परीक्षण करना है, माइकल ने हंसते हुए कहा। वह अभी भी तय नहीं कर पा रहा था कि पहले किसे मारना है, विक्टोरिया को या मैक्सिम को। फिर भी वे दोनों दिन के अंत में मर जाएंगे। माइकल शैतानी ढंग से मुस्कुराया। उसने विक्टोरिया के दिमाग के साथ वैसे ही खिलवाड़ किया जैसे उसने अब्रास के साथ किया था। जब वह विक्टोरिया को भड़का रहा था, सैनिकों ने उस पर गोली चलाने के लिए युद्ध मशीनें तैयार कर लीं। उसे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, उन बेचारे लोगों के पास उसे चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं था। माइकल ने अपना हाथ सुनहरे गुंबद पर रखा, जिससे ढाल में लहरें पैदा हो गईं। वह विक्टोरिया की ओर आगे झुका। क्या तुम मुझे घूरने जा रहे हो या अपनी मां का बदला लेने की कोशिश करोगे? माइकल मुस्कुराया। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, जैसे ही उसने वैलेरिया का जिक्र किया, विक्टोरिया उस पर टूट पड़ी। उसका कवच क्रिसमस ट्री की तरह चमक उठा। रून विभिन्न रंगों में चमक रहे थे। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और कवच के साथ स्तर एक अर्धअमर से लड़ सकती थी, लेकिन माइकल के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था। वह बस पीछे की ओर उड़ गया, सुनहरी ढाल से दूर। आपकी शाही महारानी, विक्टोरिया को ढाल के माध्यम से बाहर भागते हुए देखकर शाही रक्षक चिल्लाए। अंत में घोस्ट और विक्टोरिया के बीच लड़ाई शुरू हुई। उसके पीछे एक पूरा राज्य और एक सेना थी, जबकि माइकल ने उनका अकेले सामना किया। संख्या के लाभ के बावजूद वे सभी माइकल से डरते थे। वास्तव में वे जानते थे कि यह एक अजेय लड़ाई थी। फिर भी उन्होंने वफादारी से थूसिया के लिए लड़ाई लड़ी। हवा में विक्टोरिया और माइकल आपस में भिड़ गए। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और दोनों हाथों से उसे कसकर पकड़ लिया। तलवार बहुत भारी थी, लेकिन ये तलवार सिर्फ आम दुश्मनों के लिए थी। वह कॉस्मिक ऊर्जा से बनी तलवार बना सकती थी, जो माइकल के शरीर को छोड़कर किसी भी चीज़ को काट सकती थी। इसका मतलब यह नहीं था कि कॉस्मिक तलवार माइकल के खिलाफ पूरी तरह से बेकार थी। किसी कारण से विक्टोरिया ने कॉस्मिक तलवार के बजाय बड़ी लंबी तलवार से लड़ाई की। विक्टोरिया ने अपनी भारी तलवार को बाएं और दाएं घुमाया। माइकल को आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में फ्यूजन स्टेज तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूर तक गई। उसके शरीर के चारों ओर अस्थिर ऊर्जा विकिरण को देखते हुए माइकल बता सकता था कि उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल किया था। माइकल ने तलवार को आसानी से चकमा देते हुए अपने शरीर को दोनों तरफ घुमाया। विक्टोरिया का फिगर दूसरों को धुंधला लग रहा था, लेकिन माइकल को वह धीमी गति से चल रही थी। उसने उसके सभी मूव्स को पढ़ने से पहले ही पढ़ लिया। विक्टोरिया को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन जब वह अपनी मां के हत्यारे से लड़ती है तो वह अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित कर सकती है? क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? माइकल ने हंसते हुए कहा। उसने एक हाथ पीछे रखा और दूसरे हाथ से तलवार को मारा। विक्टोरिया ने क्रूरता से लड़ाई की। उसकी तलवार का हर वार हवा में कटता हुआ एक तीखी आवाज़ पैदा कर रहा था। तलवार घुमाते हुए उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। तुरंत उसके हाथ में तलवार आग से जल उठी। लपटें बहुत तेज थीं। उन्होंने उनके चारों ओर 5 मीटर के दायरे में बर्फ को भाप बना दिया। ऐसा लगा जैसे माइकल और विक्टोरिया के लिए बर्फ गिरना बंद हो गई हो।
जब भी वह अपनी तलवार घुमाती तो तलवार की लपटें कुछ पलों के लिए तलवार के रास्ते में रुक जातीं और फिर धीरे धीरे खत्म हो जातीं। तलवार पर लपटों के बावजूद माइकल ने तलवार को ऐसे मारा जैसे कि वह कुछ भी न हो। अचानक माइकल ने एक हाथ से तलवार पकड़ ली। मैं निराश हूं कि तुम कितनी दयनीय रूप से कमज़ोर हो, माइकल ने कहा। उसने अपनी मुट्ठी बंद की और विक्टोरिया के पेट में मुक्का मारा, जिससे वह वापस गुंबद में उड़ गई। वह 1 या 2 मिनट तक हवा में उड़ती रही और फिर एक लकड़ी की इमारत पर गिर गई। उसकी टक्कर के बल से घर ढह गया। माइकल ने अपने हाथ में जलती हुई तलवार को देखा। फैंसी तलवार, माइकल ने बड़बड़ाया। उसे आश्चर्य हुआ, तलवार के मूठ पर लाल लाल रंग के 2 निशान चमक रहे थे। तलवार उसके हाथ से छूट गई। ये हवा में आग का निशान छोड़ते हुए सीधे विक्टोरिया की ओर उड़ गई। उसने देखा कि घर में टूटी हुई लकड़ी की तख्तियां हिल रही थीं। जल्द ही विक्टोरिया अपने हाथ में जलती हुई तलवार लेकर ढह चुके घर पर चढ़ने में कामयाब हो गई। महाराज, शाही पहरेदार उसे बचाने के लिए दौड़े। आग! माइकल ने अपनी नज़र चांदी के कवच में एक बूढ़े आदमी की ओर घुमाई। राख के बालों वाले बूढ़े आदमी ने अपने आदमियों को ट्रेबुचेट फायर करने का आदेश दिया। माइकल बूढ़े आदमी के फ्यूजन स्टेज साधना स्तर से हैरान नहीं था। इस बिंदु पर माइकल को आश्चर्य होगा अगर थूसिया के पास कोई और फ्यूजन स्टेज साधक न हो। इतने सारे फ्यूजन स्टेज योद्धाओं के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी थूसिया को छूने में सक्षम नहीं था। मैक्सिम बार्न्स ने कॉस्मिक स्ट्रीम का उपयोग करके थोड़े समय में एक शक्तिशाली राजवंश बनाया। ट्रेबुचेट द्वारा फायर किए गए बोल्डर हवा में उड़ गए। बीच हवा में कुछ बोल्डर जम गए जबकि कुछ आग की लपटों से जल उठे। माइकल हवा में मंडराते हुए बोल्डर का इंतजार कर रहा था। जब वे उससे कुछ ही मीटर दूर थे तो माइकल ने बस अपना हाथ उठाया। माइकल के शरीर से फॉग लपटों की एक अंगूठी निकली। जब बोल्डर अंधेरे लपटों के संपर्क में आए तो वे राख में बदल गए। सैनिक दंग रह गए। पलक झपकते ही लगभग 20 बोल्डर जल गए, उनकी नज़रों से ओझल हो गया। फिर भी बूढ़े ने उम्मीद नहीं खोई। उसने फिर से गोली चलाने का आदेश दिया। उसी समय विक्टोरिया ने अपनी लड़ाई फिर से शुरू करने के लिए आसमान की ओर गोली चलाई। एक जमी हुई चट्टान विक्टोरिया से पहले माइकल के पास पहुंची। उसने चट्टान को पकड़कर सबको चौंका दिया। उसने एक हाथ से चट्टान को उठाया। उसने अपनी तर्जनी के ऊपर चट्टान को घुमाना शुरू कर दिया। जब उसने विक्टोरिया को हवा में उड़ते देखा तो उसने चट्टान को उस पर फेंक दिया। उसने तलवार घुमाई जिससे चट्टान 2 टुकड़ों में कट गई। लेकिन जब चट्टान फट गई तो उसने माइकल की मुट्ठी देखी। उसने खुद को बचाने के लिए जल्दी से तलवार उठाई। माइकल की मुट्ठी तलवार से टकराए। बदले में तलवार विक्टोरिया के चेहरे पर लगी। एक पल के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। माइकल ने उसे कंधे से पकड़कर और सिर पर मारकर अवसर का फायदा उठाया। उसने जो हेलमेट पहना था उसमें दरारें पड़ गईं और उसे लगा कि वह पत्थर की दीवार से टकरा गई है। कुछ पलों के लिए उसके आसपास की हर चीज़ घूमने लगी। माइकल ने उसे एक ही थप्पड़ से महल में वापस भेज दिया। विक्टोरिया के मुंह से खून और उसके दांत बह निकले। शाही रक्षक अपनी राजकुमारी को मरते हुए नहीं देख सकते थे। हालांकि उन्हें युद्ध से दूर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन वफादार थुशियन ने विक्टोरिया की खातिर आदेश को तोड़ दिया। सभी 12 शाही रक्षकों ने बिना किसी डर के लेकिन अपनी आंखों में तीव्र क्रोध और हत्या के इरादे के साथ आकाश की ओर गोली चलाई। उनमें से प्रत्येक के दांतों तक हथियार थे और विभिन्न रूनों से उत्कीर्ण हालबद्ध थे। विक्टोरिया के विपरीत शाही रक्षकों ने विभिन्न मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही माइकल ने अपनी आंखों के सामने दिव्य ऊर्जा से बने विभिन्न आकार और रूप देखे। मंत्रों ने अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया और पत्थर आतिशबाजी बन गए। जानाली हवा में उछला और विक्टोरिया को बीच हवा में पकड़ लिया। इवान पर दबाव बढ़ने लगा। अंदर ही अंदर वह खुद को बचाने के लिए राजधानी से बाहर निकलना चाहता था। हालांकि एक संरक्षक के रूप में उसने जो शपथ ली थी उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया। थूशियन सैनिकों के विपरीत उसके मन में थूजिया के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। यहाँ तक कि जब घोस्ट कोई जादू नहीं कर रहा था तब भी इवान ढाल के नीचे बहुत दबाव महसूस कर सकता था। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि कम से कम घोस्ट का ढाल को तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। जब जानाली विक्टोरिया की मदद कर रही थी, इवान ने आकाश की ओर देखा और शाही रक्षकों को घोस्ट से लड़ते हुए देखा। आकाश सभी तत्वों से भरा हुआ था। माइकल ने देखा कि आग से बना एक शेर उस पर दहाड़ रहा था। बर्फ से बनी एक तलवार उसकी ओर उड़ रही थी और अलौकिक हाथ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। माइकल ने एक आंख भी नहीं हिलाई। वह बस अपने हाथों को मोड़कर हवा में तैरता रहा। बचाव में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय उसने मंत्रों को खुद पर वार करने दिया। एक एक करके मंत्रों ने माइकल पर वार किया। बेशक माइकल के चारों ओर एक पारदर्शी ढाल के रूप में प्रतिक्रियाशील ढाल दिखाई दी और हमलों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। नतीजतन माइकल के वस्त्र भी मंत्रों से क्षतिग्रस्त नहीं हुए। जब आकाश से सभी आकृतियां और रूप गायब हो गए तो माइकल ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। आपने क्या उम्मीद की थी?
आप सभी अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए चमकते शूरवीरों की तरह आएंगे, बुराई को मिटाएंगे और सूर्यास्त में उड़ जाएंगे। माइकल के शब्द राजधानी में गूंज उठे। जीवन का मतलब है सही और गलत चुनाव करना और उसके परिणामों के साथ जीना। उसके बचाव में आकर आपने गलत चुनाव किया और इसका परिणाम मृत्यु है। चूंकि शाही रक्षक माइकल के करीब तैर रहे थे, इसलिए उन्होंने हवा में एक अलौकिक कंपन सुना। अगले ही पल माइकल की आंखों से दो काली किरणें निकलीं। जो लोग जमीन पर थे वे ऊपर के काले आसमान के कारण काली किरणों को नहीं देख पाए। काली किरणें सीधे एक शाही रक्षक के सिर से होकर गुजरीं। वह आसमान से गिर गया और इससे पहले कि दूसरे लोग प्रतिक्रिया कर पाते, किरण ने 90 डिग्री का एक तेज मोड़ लिया और दूसरे सैनिक के सिर को छेद दिया। कुछ ही सेकंड में काली किरणों ने सभी सैनिकों को मार डाला। इवान ये बताने में असमर्थ था कि ये सैनिक कैसे मारे गए। एक पल वे हवा में तैर रहे थे और दूसरे पल वे मृत मधुमक्खियों की तरह हवा से नीचे गिर गए। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ। जब विक्टोरिया ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने अपने शाही रक्षकों को आसमान से गिरते देखा। उसने जानाली के हाथों को झटक दिया। एक बार फिर वह आसमान की ओर उड़ गई। इस बार माइकल ने विक्टोरिया से लड़ाई नहीं की, इसके बजाय वह सुनहरे गुंबद की ओर उड़ गया। जैसे ही उसने अपने हाथ जोड़े, उसकी मुट्ठियों में काली लपटें फैल गईं। ढाल कांपने लगी, जिससे कई लहरें पैदा हुईं। उसने धीरे धीरे अपने नंगे हाथों से ढाल को फाड़ दिया। ट्रेबुचेट फायर करने वाले सैनिकों को ठंड का एहसास हुआ। हर कोई गोलियां चलाता रहता है, उसे ढाल से बाहर मत आने दो। जादूगरों, हमला करो, रक्षा मंत्री टेरेंस ने आदेश दिया। उस समय विक्टोरिया ने माइकल पर पीछे से हमला करने का लक्ष्य बनाया, जबकि जादूगरों और ट्रेबुचेट ने माइकल को सामने से मारा। फिर भी उसने उन सभी को अनदेखा कर दिया। ढाल को चीरते हुए माइकल पीछे मुड़ा। विक्टोरिया पर अंधेरे किरणें बरसीं। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी तलवार से किरणों को विक्षेपित कर दिया। उसने उसे ढाल में प्रवेश करने से रोकने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया। हालांकि उसके प्रयास व्यर्थ हो गए क्योंकि वह ढाल में दरार से फिसल गया। अब मुझे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लोगों का वध करने दो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे आदमियों ने किया था, माइकल ने अपने कंधे पर देखते हुए कहा। अगले ही पल वह किसी भी नश्वर समझ से परे गति से युद्ध मशीनों की ओर भागा। विक्टोरिया केवल उसके द्वारा छोड़े गए प्रतिरूपों को देख पा रही थी। टेरेंस के गर्दन के बाल खड़े हो गए। उसके पास दशकों का अनुभव, दबाव में काम करने का कौशल और इन सब का समर्थन करने के लिए फ्यूजियो स्टेज की साधना हो सकती है। लेकिन एक अर्धहमर के सामने वह कुछ भी नहीं था। उसने केवल एक सीटी बजती हवा सुनी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। माइकल को यह भी नहीं पता था कि यह बूढ़ा आदमी कौन था। उसका सिर हवा में उड़ गया और उसके सिर पर एक हवा का ब्लेड लगा। माइकल एक ट्रेबुचेट के ठीक बगल में उतरा। जादू करने के बजाय माइकल ने ट्रेबुचेट को उसके पीछे युद्ध मशीनों की ओर मुक्का मारा। ट्रेबुचेट ट्रेन की गति से दूसरों से टकराया। इसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ और सैनिकों को नष्ट कर दिया। जानाली कुछ सैनिकों को बचाने में कामयाब रही, लेकिन कई को खो दिया। हर जगह खून और आग उड़ गई। वैलेरिया की छवियां उसकी आंखों में चमक उठीं। विनाश को देखकर रईस चिल्लाए और वे वापस महल में छिपने के लिए भागे। बेचारे लोगों को पता नहीं था कि महल माइकल का मुख्य लक्ष्य था। विक्टोरिया ने माइकल के साथ बने रहने की कोशिश की। विनाश को रोकने के लिए उसने माइकल की गति से मेल खाने के लिए कॉस्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। हालांकि कॉस्मिक ऊर्जा के साथ भी वह बहुत धीमी थी। माइकल ने एक टूटा हुआ ट्रेबुचेट उठाया और उसे विक्टोरिया पर फेंक दिया। पहले की तरह विक्टोरिया ने मशीन को चीर दिया। उसने माइकल पर तलवार चलाते हुए चिल्लाया। माइकल ने बस तलवार पकड़ ली, लेकिन शॉक वेव ने उनके आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया, जिसमें जानाली और इवान भी शामिल थे। माइकल ने महसूस किया कि उसके शरीर से निकलने वाली कॉस्मिक ऊर्जा विकिरण हर सेकंड में अस्थिर हो रही थी। विक्टोरिया को एक ही मुक्का मारने से खुद को रोकने के लिए उसे बहुत प्रयास करना पड़ा। अगर उसने ऐसा किया तो यह वह उचित बदला नहीं होगा जिसका उसने इतने सालों तक इंतजार किया था। जिस क्षण माइकल ने तलवार पकड़ी, उसने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने विक्टोरिया का हाथ पकड़ा और उसे फर्श पर बाएं और दाएं मारना शुरू कर दिया, जैसे वह कपड़े का एक टुकड़ा हो। थोड़ी देर बाद माइकल ने उसे महल के आसपास के अव्यवस्थित घरों की ओर फेंक दिया। जानाली ने देखा कि घोस्ट अपना हाथ आसमान की ओर उठा रहा है। अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आसमान में कई बड़े बड़े आग के पत्थर धीरे धीरे दिखाई देने लगे। इवान की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। पत्थरों के विशाल आकार ने जमीन पर छाया डाली, जिससे शहर में अंधेरा छा गया। दूर से भी हर कोई चिलचिलाती गर्मी महसूस कर सकता था। यह उल्का मंत्र कभी ज़कारी का था और अब माइकल ने इसकी असली क्षमता को उजागर किया। उस समय 4 विशाल पत्थर जो चिलचिलाती गर्म लपटों में लिपटे हुए थे, शहर के ऊपर मंडरा रहे थे। कृपया ऐसा मत करो, भूत, जानाली ने विनती की। हालांकि विक्टोरिया ने शहर खाली कर दिया था, फिर भी शहर में कई सैनिक और रईस बचे थे।
वह उन्हें मरते हुए नहीं देख पा रही थी। हालांकि माइकल ने जानाली की विनती की परवाह नहीं की। उसने अपना हाथ नीचे किया और शहर पर ज्वलंत उल्काएं छोड़ दीं। उल्काएं आसमान में उड़ते हुए हवा में एक भयानक भिनभिनाहट पैदा कर रही थीं। जब वे सुनहरी ढाल से टकराईं तो शहर कांप उठा। ढाल में अनगिनत दरारें दिखाई दीं। नतीजतन ढाल टिमटिमाने लगी। ढाल के पूरी तरह से ढहने में बस कुछ ही सेकंड लगे। ज्वलंत उल्काएं शहर के और करीब आती गईं। जब वे आसमान से नीचे गिर रही थीं तो इन पत्थरों ने आसमान को चमकीले नारंगी रंग से जगमगा दिया। उनके द्वारा बनाई गई भिनभिनाहट ही सभी को कांपने के लिए पर्याप्त थी। जादू करने के बाद माइकल आगे की ओर भागा। उसने देखा कि विक्टोरिया अपने पैरों पर वापस खड़े होने की कोशिश कर रही है। जब उसने उल्काओं को देखा तो उसका दिल धड़क उठा। उसकी हत्या करने की इच्छा आसमान छू रही थी। अपनी कलाई के एक झटके से उसने एक उपचार औषधि ली और उसे अपने गले में उतार लिया। घोस्ट को अपनी ओर उड़ता देख उसने लंबी तलवार को एक तरफ फेंक दिया। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरे बैंगनी रंग की तलवार को देखा। यह कोई और नहीं बल्कि कॉस्मिक तलवार थी। माइकल ने तलवार से शुद्ध ऊर्जा महसूस की। इससे निकलने वाली गर्मी काली लपटों के बाद दूसरे नंबर पर थी। माइकल ने अपनी अमर हत्या करने वाली तलवार या भाले से तलवार को रोकने की कोशिश नहीं की। वह जानता था कि उन हथियारों से कॉस्मिक तलवार को रोकने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। विक्टोरिया ने बिजली की गति से बैंगनी तलवार घुमाई। उसे आश्चर्य हुआ। माइकल ने एक काली ढाल से उसकी तलवार को रोक दिया। जिस क्षण तलवार ढाल से टकराई उसने एक शक्तिशाली शॉकवेव बनाई जिसने 10 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया। इसकी ताकत ने विक्टोरिया को पीछे धकेल दिया और माइकल को भी कुछ मीटर दूर तक वापस उड़ा दिया। माइकल ने अपना संतुलन वापस पा लिया। उसने ढाल की सतह पर पहली बार एक कट देखा। कट इतना गहरा नहीं था कि वह टूट जाए, लेकिन फिर भी तलवार ने ढाल को काट दिया। विक्टोरिया ने माइकल को जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं दिया। उसने अपनी तलवार से आकाश की ओर वार किया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उल्कापिंडों को काटना शुरू कर दिया। जानाली उल्कापिंडों को नष्ट करने में विक्टोरिया के साथ शामिल हो गई। कुछ सैनिक भी उनके शहर को बचाने के उनके निरर्थक प्रयास में शामिल हो गए। वे ये समझने में विफल रहे कि माइकल बार बार जादू कर सकता है। हालांकि माइकल ने उन्हें अपनी सारी ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद करते देखा। ओह विक्टोरिया, घोस्ट ने जमीन से कहा। उसकी आवाज़ पूरे शहर में गूंज उठी। लगता है तुम बड़ी गलती कर रहे हो। मैं तुम्हारे कीमती महल को और उसमें रहने वाले सभी लोगों को नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ भी आप एक ही समय में 2 स्थानों पर नहीं हो सकते। विक्टोरिया का शरीर जम गया जब उसने माइकल को महल की ओर बढ़ते हुए देखा। वह उल्कापिंडों को नष्ट करने और महल को बचाने के बीच फंस गई थी। माइकल ने जब कहा कि वह महल और उसमें मौजूद सभी लोगों को नष्ट कर देगा तो वह मजाक नहीं कर रहा था। जब वह महल में पहुंचा तो उसने खुद को अंधेरे लपटों से ढक लिया और सीधे महल में उड़ गया। उसने दीवारों और खंभों को इतनी ताकत और गति से मुक्का मारा कि महल विक्टोरिया की आंखों के सामने धीरे धीरे ढह गया। विशाल सामने का दरवाजा ढह गया जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। विक्टोरिया महल के भीतर माइकल को नहीं ढूंढ पाए। इवान ने खाली दिमाग से महल को देखा। उसके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। मैक्सिम बार्न्स ने विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं और सभी प्रकार के हमलों का सामना करने के लिए सबसे मजबूत सामग्रियों और रूनों से महल का निर्माण किया। हालांकि महल माइकल के हमले का सामना करने में पूरी तरह विफल रहा। जानाली महल के भीतर फंसे रईसों की मदद करने के लिए नीचे कूद गई। उसने मदद के लिए उनकी पुकार सुनी और देखा कि किसी के जादू के कारण कुछ पत्थर उड़कर दूर जा रहे हैं। जबकि जानाली ने रईसों की मदद करने की कोशिश की, विक्टोरिया ने उन पत्थरों को नष्ट कर दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आंखों के सामने उसका पूरा राज्य नष्ट हो रहा था और वह इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। जानाली ने देखा कि एक मूर्ति जमीन पर गिरी और टुकड़ों में बिखर गई। मूर्ति का सिर उसके पैरों पर लुढ़क गया। उसने उसे उठाया और पाया कि सिर राजा मैक्सिम का था। राजा के अहंकार ने उसे महल के ऊपर एक मूर्ति रखवा दी। ये प्रतीक था कि वह ऊपर से दुनिया पर शासन करता है। माइकल ने मूर्ति के साथ साथ उसके प्रतीक को भी नष्ट कर दिया। जब माइकल महल के शीर्ष पर पहुंचा तो वह महल से उड़ गया। उसने विक्टोरिया के पलटकर उसे देखने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। विक्टोरिया को उसे देखने में ज्यादा समय नहीं लगा। माइकल ने धीरे से अपना हाथ उठाया। विक्टोरिया की जानलेवा निगाहों के नीचे माइकल ने बस अपनी उंगलियां चटकाईं और महल पूरी तरह से ढह गया। जानाली और इवान रास्ते से हट गए। कई रईस इतने भाग्यशाली नहीं थे कि बचकर निकल पाए। नतीजतन दीवारों और पत्थरों ने उन्हें कुचल दिया। विक्टोरिया एक कोने में फंसे जानवर की तरह दहाड़ उठी। जब वह माइकल पर टूट पड़ी तो उसके शरीर के चारों ओर ऊर्जा विकिरण छत से ऊपर निकल गया। उसने अपनी कॉस्मिक तलवार को बाएं और दाएं घुमाया जबकि माइकल ने अपनी काली ढाल से हमलों को रोक दिया। फिर भी विक्टोरिया उसे कुछ बार काटने में कामयाब रही। प्रत्येक कट कुछ इंच गहरा था।
माइकल की छाती से खून टपक रहा था, फिर भी उसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके साथ खेलना समाप्त कर दिया। मुझे अपना सब कुछ दे दो कुतिया, माइकल ने हंसते हुए कहा। उनके बीच लड़ाई तेज हो गई। माइकल पूरी ताकत से हमला नहीं कर सकता था क्योंकि अगर वह ऐसा करता तो वह 1 सेकंड में मर जाती। इसलिए माइकल ने अपनी शक्ति को दबा दिया। अपनी शक्ति को दबाने के बावजूद वह विक्टोरिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। उसने पागल जानवर की तरह अपनी तलवार को बाएं और दाएं घुमाया। माइकल ने कुछ को चकमा दिया और कई को काली ढाल से रोक दिया। विक्टोरिया ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार उसकी गर्दन पर घुमाई। माइकल हवा में पीछे की ओर झुका, अपना शरीर घुमाया और उसके सिर पर लात मारी। लात ने विक्टोरिया को उड़ा दिया। उसने काला खून खांसकर बाहर निकाला। माइकल ने उसके आगे बढ़ने का इंतजार नहीं किया, इसके बजाय वह उसकी ओर भागा। उसने विक्टोरिया के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे पर बार बार मुक्का मारा। उसने तलवार से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने उसकी कलाई पकड़ ली और इस प्रक्रिया में उसे मोड़ दिया। कॉस्मिक तलवार एक हाथ से गायब हो गई और दूसरे हाथ में दिखाई दी। उसने उसे चाकू मारने की कोशिश की। वास्तव में माइकल चौंक गया। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती उसे चाकू मारते हुए माइकल ने सिलेनस मंत्र का जाप किया, जिससे उसके आसपास का समय धीमा हो गया। उसने तलवार को अपने हाथ से खींच लिया। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि तलवार अब उसके हाथ में नहीं थी। माइकल ने कॉस्मिक तलवार को जलाने के लिए काली लपटों को पकड़ते हुए विक्टोरिया की गर्दन पकड़ ली। कॉस्मिक तलवार को घेरती काली लपटों को देखकर विक्टोरिया की आंखें चौड़ी हो गईं। माइकल द्वारा उसका कवच फाड़ दिए जाने के बाद उसने अपनी सुरक्षा खो दी। माइकल ने उस पर कोई दया नहीं दिखाए और उसने उसकी छाती पर मुक्का मारा, जिससे उसकी कई पसलियां टूट गईं। विक्टोरिया के मुंह से खून बहने लगा। वह जानता था कि उसे विक्टोरिया के लिए किसी तरह की दया या तरस महसूस करना चाहिए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। जब उसके आदमियों ने बच्चों सहित अभयारण्य में सभी को मार डाला तो उसने एक उंगली भी नहीं उठाई। उसके और उसके पिता की सत्ता की लालसा के कारण हजारों लोगों ने अपने प्रियजनों, मातृभूमि, माता पिता और जीवन खो दिए। ये सब केवल तभी टाला जा सकता था जब मैक्सिम बार्न्स और इस दुनिया में केवल आदिम लपटों में ही कॉस्मिक ऊर्जा से लड़ने की शक्ति थी। यही कारण था कि मैक्सिम बार्न्स ने विक्टोरिया को मेजरोथ भेजा। उसने सभी लपटों को अपने पास समाहित करने की कोशिश की, लेकिन बेचारा आदमी कोई भी आदिम लपटें पाने में कामयाब नहीं हो पाया। माना जाता है कि आदिम लपटें संवेदनशील होती हैं। उन्होंने इसके वाहक को चुना, न कि इसके विपरीत। इसलिए डार्क फ्लेम्स ने विक्टोरिया के बजाय माइकल को क्यों चुना, जबकि वही थी जिसने इसे पाया था। माइकल ने उसकी छाती की प्लेट पकड़ी और अपने नंगे हाथ से कवच को फाड़ दिया। उसने कवच को जमीन पर फेंक दिया। मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, फिर भी तुमने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया, माइकल ने धीरे से कहा। तुम्हें उन्हें क्यों मारना पड़ा? माइकल ने विक्टोरिया को मलबे में फेंक दिया। महल के विनाश से बचे कुछ सैनिक अपनी राजकुमारी को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन माइकल ने अपना हाथ उठाया और कुछ ही सेकंड में उन्हें मारने के लिए बिजली के एक के बाद एक बोल्ट भेजे। इवान माइकल से सुरक्षित दूरी पर खड़ा था। खड़े हो जाओ, माइकल ने कहा। वह विक्टोरिया के पास उतरा और उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। माइकल के ऊपर गड़गड़ाहट हुई। जल्द ही बर्फबारी बंद हो गई। इसके बजाय आसमान फट गया क्योंकि प्रकृति ने भारी बारिश के रूप में अपना प्रकोप दिखाया। उसने विक्टोरिया को मलबे से बाहर निकाला और कुछ मीटर दूर फेंक दिया। अपने राज्य को देखो, माइकल ने कहा। केवल इवान और जानाली अभी भी सुरक्षित बचे थे। माइकल ने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखा, अपने सामने खंडहर को देखते हुए। जहां तक वह देख सकता था वहां मलबे के अलावा कुछ नहीं था। भारी बारिश भी राज्य में फैल रही आग को नहीं बुझा सकी। जो आग से बना है वह राख में बदल जाएगा, माइकल ने अपने बुजुर्गों के शब्दों को याद किया। उसने देखा कि बुजुर्ग ऊपर से उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसने चुपचाप अपने चेहरे पर बारिश को बहने दिया। विक्टोरिया ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने बिजली का एक टुकड़ा उसके सीने में घुसा दिया। जानाली विक्टोरिया की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पैर हिलने से मना कर रहे थे। उसे नागालैंड के बारे में सोचना था। अगर गया चाहती तो वह नागालैंड आ सकती थी और घोस्ट की मदद से राज्य को नष्ट कर सकती थी। जानाली आखिरी चीज जो चाहती थी वह थी उसके राज्य का विनाश। गाजियन गिल्ड ने अपने किसी एक को नहीं बचाया तो वह उनसे नागाओं के राज्य को बचाने की उम्मीद कैसे कर सकती थी? आप कॉस्मिक स्ट्रीम के बिना एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते थे, माइकल ने कहा। आपने मुझसे कुछ लिया, अब मैंने आपके पिता के जीवन को छोड़कर आपसे सब कुछ ले लिया है। जैसे ही विक्टोरिया ने ये शब्द सुने उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह उठना चाहती थी, लेकिन उसका शरीर हार मान गया। मत मरो, मैंने अभी तक आपके पिता को नहीं मारा है, माइकल ने कहा। वह मैक्सिम द्वारा स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने का इंतजार कर रहा था। मैक्सिम बार्न्स को मारना घोस्ट के रूप में उसका आखिरी काम होगा।
उसके बाद घोस्ट अस्तित्व से गायब हो जाएगा और डार्क लॉर्ड थूसिया की राख से उठेगा। माइकल ने अपने हाथ हिलाए क्योंकि उसके सामने कई पत्थर पंक्तिबद्ध थे। उन्होंने लगभग 5 मंजिला इमारत के आकार का एक लंबा स्तंभ बनाया। माइकल ने विक्टोरिया को उठाया, आकाश की ओर उछाला और उसे स्तंभ संरचना से टकराया। जल्द ही उसके चारों ओर सुनहरी जंजीरें दिखाई दी जो उसे स्तंभ पर एक टी पोज में जकड़ रही थीं। इस स्थिति से विक्टोरिया पूरे शहर को देख सकती थी। काश मैंने तुम्हारा सिर काट लिया होता, विक्टोरिया करा उठी। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने हर निर्णय पर पछताओ, माइकल ने हंसते हुए कहा। वह धीरे धीरे घूमा। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए जिससे जगह अंधेरी हो गई। यह माइकल का काम नहीं था, बल्कि हवा में ऊर्जा के उतार चढ़ाव का नतीजा था। एक बाहरी शक्ति ने दुनिया भर में आकाशीय ऊर्जा और आक ऊर्जा के बीच संतुलन बिगाड़ दिया। अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। आसमान में बैंगनी बिजली की धारियां चमकने लगीं। हर सेकंड भारी बारिश और भी भयानक होती गई। तेज हवा के साथ भारी बारिश ने शहर की आग बुझा दी। नतीजतन जगह पर अंधेरा छा गया। उनका एकमात्र प्रकाश स्रोत आकाश में चमकती बिजली की धारियां थीं। जानाली सहित सभी लोग वातावरण में दबाव महसूस कर सकते थे। अचानक महल के उत्तर में जंगल में एक मोटी बैंगनी बिजली गिरी। एक सामान्य बिजली के बोल्ट के विपरीत ये गायब नहीं हुई। इसके बजाय बिजली का बोल्ट हवा में ऐसे लटका रहा जैसे कि वह जम गया हो। वे सभी हैरान चेहरों के साथ बिजली के बोल्ट को देख रहे थे। माइकल के होंठ ऊपर की ओर मुड़े जिससे एक शैतानी मुस्कान प्रकट हुई। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिता ने अपना स्वर्गीय क्लेश शुरू कर दिया है, माइकल ने कहा। विक्टोरिया ने भागने के लिए जंजीरों के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह भाग नहीं सकी। सबसे पहले वह बहुत थक गई थी और माइकल से लड़ते लड़ते उसकी ऊर्जा खत्म हो गई थी। दूसरे, उसे कमजोर रखने के लिए जंजीरों पर रून उकेरे गए थे। माइकल चाहता था कि वह अपने पिता की मृत्यु देखे। उस समय विक्टोरिया के पास केवल उसका पिता था और माइकल उसे उससे दूर करना चाहता था। माइकल ने मैक्सिम बार्न्स द्वारा स्वर्गीय क्लेश शुरू करने का धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वह जानता था कि पहली बिजली की चमक वास्तविक संकट से पहले की एक घटना थी। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, आकाश सैकड़ों बिजली की चमक से जगमगा उठा। बिजली के बोल्टों ने आकाश में एक जाल बना दिया और गड़गड़ाहट तेज होती गई। माइकल ने अभी भी एक उंगली नहीं उठाई। उसने जानाली और इवान के साथ स्वर्गीय संकट की शुरुआत देखी। क्या ये स्वर्गीय संकट है? इवान ने बड़बड़ाया। हम कुछ ही मिनटों में बुजुर्गों को इसका एहसास हो जाएगा, जानाली ने गहरी सांस लेते हुए कहा। वह जानती थी कि अगर बुजुर्ग यहाँ प्रकट भी हो जाएं, तो भी यहाँ कुछ हासिल नहीं होने वाला था। घोस्ट ने राज्य को तबाह कर दिया था और स्वर्गीय क्लेशों को बाधित करने के लिए उसे केवल एक मंत्र की आवश्यकता थी। नुकसान पहले ही हो चुका था। सच कहूं तो जानाली को नहीं लगता था कि संरक्षक घोस्ट को रोक पाएंगे। उसे अमर परिषद की भी परवाह नहीं थी। अगर तुमने मेरे पिता के साथ कुछ किया तो संरक्षक तुम्हें मार देंगे, विक्टोरिया ने गुर्राते हुए कहा। माइकल धीरे से मुड़ा। क्यों? क्योंकि वे चाहते हैं कि कोई दूसरा इंसान आधा अमर हो। माइकल ने अपना सिर झुकाया। तुम और मैं दोनों जानते हैं कि तुम्हारे पिता को संरक्षकों की कोई परवाह नहीं है। उसे बस सत्ता और नियंत्रण चाहिए। तुम उसे रोक नहीं सकते। उसके पास कॉस्मिक स्ट्रीम है, विक्टोरिया ने कहा, लेकिन उसे उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा। माइकल उसके कानों के पास झुका। ज्यादा समय तक नहीं। कॉस्मिक स्ट्रीम मेरी होगी। जानाली, जिसने कॉस्मिक शब्द 2 बार सुना था, हैरान थी कि आखिर यह क्या है। उसे नहीं पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। हालांकि उसे लग रहा था कि यह घोस्ट और थूसिया के बीच जो कुछ भी हुआ उससे जुड़ा हुआ है। क्या तुम स्ट्रीम की रक्षा करना चाहती हो ताकि कोई भी इससे लाभ न उठा सके? तुम्हारे लोग इस दुनिया पर राज कर सकते थे और इसे स्वर्ण युग की ओर ले जा सकते थे। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो जो न तो खाता है और न ही दूसरों को खाने देता है। ओह डार्लिंग, मैं इसका पूरा इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ बदला लेने के बारे में है? खैर, ये ज्यादातर प्रतिशोध के बारे में है, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा शीर्ष पर चेरी है। माइकल ने अपनी उंगलियों को उसके चेहरे पर फिराया जबकि वह गुर्रा रही थी। आखिरकार आकाश में एक कान फाड़ने वाली गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट के बाद पूरे शहर में एक अजीब सी भनभनाहट की आवाज गूंज उठी। उस पल एक और बिजली का बोल्ट पहले बिजली के बोल्ट से कई मीटर दूर जंगल से टकराया। पहले वाले की तरह दूसरा बिजली का बोल्ट हवा में जम गया। 2 बोल्टों के चारों ओर बिजली चमकने लगी। प्रत्येक से बिजली के बोल्ट की कई छोटी धारियां निकलीं जो बीच में एक जाल बनाती थीं। माइकल ने अपनी उंगलियां चटकाईं। थूसिया में सभी की उम्मीद और उम्मीद के विपरीत मैक्सिम का भाग्य थोड़ा निराशाजनक होगा। माइकल ने आकाश से बिजली गिरने का इंतजार किया। विक्टोरिया ने माइकल की मुट्ठी के चारों ओर बिजली के सुनहरे बोल्ट चटकते हुए देखे। वह कांप उठी।
उसके हाथ से बिजली का एक भी बोल्ट पूरे स्वर्गीय क्लेश को बाधित कर सकता था और उसके पिता को अपंग बना सकता था। नहीं, मुझे मार दो, नहीं नहीं, कृपया कुछ मत करो, अब्रास कृपया। विक्टोरिया घबरा गई। उसके डर और घबराहट ने उसे और भी खुश कर दिया। मुझसे और भीख मांगो, ये बहुत ताज़ा लगता है। आखिरकार माइकल ने अपने पर्यावरण स्कैनिंग में मैक्सिम की उपस्थिति को महसूस किया। लेकिन माइकल उसके पीछे नहीं गया। इसके बजाय उसने बस अपना हाथ उठाया। उसने विक्टोरिया को एक मनोरंजक मुस्कान के साथ देखा। ये तुम्हारे पिता का अंत है। करीब से देखो। नहीं। माइकल की उंगली से बिजली का बोल्ट निकलते ही विक्टोरिया की चीख हवा में गूंज उठी। बिजली का बोल्ट विक्टोरिया की आंखों में धीमी गति से घूम रहा था। जानाली ने तुरंत अपना हाथ हिलाया, अपने और इवान के चारों ओर एक रक्षा मंत्र का जाप किया। बिजली का बोल्ट हवा में उड़ गया और जमे हुए बिजली के बोल्टों से टकराया। जैसे ही वे टकराए, एक विस्फोट हुआ। इस विस्फोट ने परमाणु विस्फोटों को महज मोमबत्ती की रोशनी जैसा बना दिया। कुछ पलों के लिए जानाली और इवान अपनी आंखें नहीं खोल पाए। इसके अलावा वे विस्फोट के प्रभाव से उड़ गए। हवा में तापमान इतना बढ़ गया कि बारिश की बूंदें जमीन पर पहुंचने से पहले ही वाष्पित हो गईं। बर्फ को पिघलने और वाष्पीकृत होने में कुछ मिनट भी नहीं लगे। कुछ लंबे संक्षिप्त क्षणों के बाद जानाली ने अपनी आंखें खोलीं। उसके कानों में एक अजीब सी भिनभिनाहट की आवाज़ गूंजी। उसे आश्चर्य हुआ, उसके आसपास की हर चीज़ राख में बदल गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर की ओर घुमाया और देखा कि घोस्ट और विक्टोरिया हवा में तैर रहे थे। जानाली हवा में फैली राख के बीच से उन्हें मुश्किल से देख पा रही थी। पिताजी, विक्टोरिया चिल्लाए। उसने देखा कि आकाश से बिजली की चमक गायब हो गई थी और वातावरण सामान्य हो गया था। माइकल हजारों चारकोल वाले पेड़ों वाले जंगल में आगे बढ़ा। हालांकि माइकल एक प्राकृतिक संरक्षक नहीं था, लेकिन उसे प्रकृति को नष्ट करने से नफरत थी। इस दुनिया की खूबसूरती इसके जंगल, झीलें, पहाड़ और प्रकृति का हर टुकड़ा है। हालांकि मैक्सिम बार्न्स को हाफ इमोर्टल स्टेज तक पहुंचने से रोकने के लिए यह एक ज़रूरी बलिदान था। बेशक माइकल मैक्सिम बार्न्स को हरा सकता था, भले ही वह हाफ इमोर्टल स्टेज तक पहुंच गया हो, लेकिन माइकल चीज़ों को जटिल नहीं बनाना चाहता था। माइकल मैक्सिम बार्न्स से क्यों लड़ना चाहेगा जब वह उसे एक ही जादू से अपंग कर सकता है। जानाली विक्टोरिया को बचाना चाहती थी और उसे भागने देना चाहती थी। एक संरक्षक के तौर पर वह विक्टोरिया के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकती थी। हालांकि इससे पहले कि वह उसकी ओर बढ़ पाती, घोस्ट विक्टोरिया के पास लौट आया। इस बार उसके हाथ में खून से लथपथ एक आदमी था। घोस्ट ने उसे उसकी गर्दन से ऐसे पकड़ा जैसे वह खरगोश को संभाल रहा हो। पिताजी, विक्टोरिया चिल्लाए, लेकिन माइकल ने उसे अनदेखा कर दिया। मैं कहाँ हूँ? मैक्सिम बार्न्स ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसके मुंह के कोनों से धीरे धीरे खून टपक रहा था। एक पल वह कॉस्मिक स्ट्रीम के पास था और दूसरे पल उसे अपने शरीर के हर कोने से असहनीय दर्द महसूस हुआ। छोटा पिल्ला अपना साम्राज्य भूल गया, माइकल ने हंसते हुए कहा। अपनी कलाई के एक झटके से उसने अपने स्पेस रिंग से एक हीलिंग पोशन निकाला। उसने ज़बरदस्ती हीलिंग पोशन मैक्सिम बार्न्स के मुंह में डाल दिया। अन्यथा मैक्सिम उस दर्द से बच नहीं पाता जो माइकल उसे देने वाला था। हीलिंग पोशन के उसके शरीर में प्रवेश करने के बाद उसके शरीर के सभी घाव और दर्द गायब हो गए। मैक्सिम की आंखों में जीवन की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमकीली हो गई। माइकल ने मैक्सिम को उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। हालांकि मैक्सिम माइकल का दुश्मन था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने मैक्सिम को अपनी आंखों से देखा था। आकर्षक लाल बाल, मांसल शरीर और ठूंठदार दाढ़ी के साथ मैक्सिम काफी सुंदर राजा था। उससे भी बढ़कर मैक्सिम वास्तव में उसके चारों ओर एक राजसी आभा थी। जब उसकी मेरिडियन टूटी हुई थी तब भी मैक्सिम के पास एक प्रभावशाली आभा थी। हालांकि एक राजा की आभा भगवान की आभा की तुलना में कुछ भी नहीं थी। विक्टोरिया, मैक्सिम की आंखें चौड़ी हो गईं, अपनी बेटी को एक खंभे से जंजीर से बंधा हुआ देखकर। उसके दिमाग को अपने आसपास की हर चीज को समझने में कुछ पल लगे। माइकल ने राजा मैक्सिम बार्न्स को अपने राज्य के खूबसूरत नज़ारे को देखने दिया। यह आपकी राजधानी है, माइकल ने कहा। विक्टोरिया की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने पिता को इतना शक्तिहीन और कमज़ोर नहीं देख सकती थी। मैक्सिम बार्न्स ने अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश की। माइकल ने मैक्सिम की गर्दन के पीछे का हिस्सा दबाया। मैक्सिम बार्न्स की आंखें बेकाबू गुस्से से लाल हो गई थीं। उसने माइकल को बुरी तरह मुक्का मारा और लात मारी। अपंग होने पर कैसा लगता है? शुरू में माइकल ने मैक्सिम बार्न्स को अस्थिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से लड़ने देने की योजना बनाई जो मैक्सिम को एक टिक टिक करने वाले परमाणु हथियार में बदल देगी। माइकल मैक्सिम का इस्तेमाल राज्य को नष्ट करने के लिए करना चाहता था। हालांकि हाल ही में उसे एलिडर से पता चला कि मैक्सिम को विस्फोट करने से न केवल इथेलन नष्ट हो जाएगा, बल्कि वायुमंडल में ऊर्जा भी गड़बड़ा जाएगी। परिणामस्वरूप पूरी दुनिया तूफान, सुनामी और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं से अट्टी पड़ सकती है।
इसलिए माइकल को अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे थूसिया को नष्ट करने के लिए लाखों लोगों की बलि देना सही नहीं लगा, जबकि उसके पास सचमुच कई विकल्प थे। उनमें से एक विकल्प मैक्सिम बार्न्स के बजाय विक्टोरिया का उपयोग करके राज्य को नष्ट करना था। चूंकि विक्टोरिया घोस्ट द्वारा अपंग नहीं थी, इसलिए वह कॉस्मिक ऊर्जा को अस्थिर होने के लिए मजबूर कर सकता था, जिससे वह एक चिपके हुए परमाणु बम में बदल जाए। लेकिन पहले माइकल को मैक्सिम बार्न्स पर अपना गुस्सा निकालना था। मैक्सिम बार्न्स का शरीर कांप उठा। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं। उसने अपनी ऊर्जा को जगाने की कोशिश की, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सका। और एक और बात, माइकल ने मैक्सिम की ठोड़ी पकड़ी और उसकी आंखों में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं घोस्ट हूँ। मैक्सिम की आंखों में एक झटका सा चमक उठा। जल्द ही उसका झटका पूरी तरह से भय में बदल गया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि जब वह एकांत में साधना कर रहा था, तब उसके राज्य के साथ क्या हुआ था। उसे उम्मीद थी कि संरक्षक और उसके लोग घोस्ट को उससे तब तक दूर रखेंगे जब तक कि वह अर्धमर अवस्था में नहीं पहुंच जाता। अपने सदमे में उसने माइकल के हाथों से भागने की कोशिश नहीं की। वह बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। ये बदला है कुतिया। माइकल ने मैक्सिम को नीचे फेंक दिया। पिताजी, विक्टोरिया चिल्लाए। उसके पिता एक छोटे से धमाके के साथ जमीन पर गिरे। उसे बचाओ, विक्टोरिया ने जानाली पर चिल्लाया। राजा मैक्सिम बार्न्स जानाली से कई मीटर दूर खून खांसने लगे। हालांकि उसका शरीर 1 इंच भी हिलने से इनकार कर दिया। घोस्ट से निकलने वाली हत्या की मंशा ने जानाली और इवान दोनों को डरा दिया। विक्टोरिया सिर्फ एक तीर थी। माइकल के दिमाग में मैक्सिम ही वह था जिसने उस दिशा में तीर चलाया था। इसलिए राजा मैक्सिम बार्न्स इससे भी बदतर के हकदार थे। वह मैक्सिम बार्न्स के बगल में उतरा और मैक्सिम के चेहरे पर लात मारी। राख से ढके फर्श पर खून बिखरा हुआ था। माइकल ने मैक्सिम को उसके फटे हुए लबादे से उठाया और उसके चेहरे पर बार बार मुक्का मारा। माइकल ने अपने चेहरे पर हड्डियों के टूटने की चरमराहट सुनी। विक्टोरिया खंभे से चिल्लाई और भीख मांगी, फिर भी माइकल ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। वह पूरी तरह से मैक्सिम बार्न्स को नष्ट करने पर केंद्रित था। चलो वापस लड़ो, माइकल ने कहा। उसने मैक्सिम के हाथ पकड़े और उसकी हथेली को कुचल दिया। राजा मैक्सिम चिल्लाया। माइकल ने देखा कि मैक्सिम की आंखें बंद हो रही हैं। जल्दी से माइकल ने एक और उपचार औषधि निकाली और उसे मैक्सिम के मुंह पर खाली कर दिया। तुम जाओ, फिर से ठीक हो जाओ। मैक्सिम के शरीर पर घाव बंद हो गए और उसके चेहरे पर लालिमा लौट आए। माइकल ने मैक्सिम को उसकी गर्दन से पकड़ा और उसे उसके पीछे एक पत्थर के ब्लॉक पर पटक दिया। मलबा बलपूर्वक ढह गया। माइकल ने मैक्सिम बार्न्स को मुक्का मारना शुरू कर दिया जैसे कि राजा एक पंचिंग बैग था। माइकल के प्रत्येक मुक्के से उसके शरीर की एक हड्डी टूट गई। विक्टोरिया का गला उसकी चीख पुकार और चिल्लाहट के कारण दुख रहा था। उसने अपने पिता को पीट पीट कर मारते हुए देखा। मैक्सिम बार्न्स ने किसी तरह अपनी ताकत जुटाई और माइकल पर मुक्का मारा। फिर से मुक्का रोकने के बजाय माइकल ने मैक्सिम के मुक्के को अपने चेहरे पर लगने दिया। उसने मैक्सिम का हाथ पकड़ा और पागलों की तरह खुद को थप्पड़ मारा। माइकल का चेहरा लाल हो गया। माइकल को मैक्सिम के हाथों से खुद को थप्पड़ मारते देख जानाली और इवान को ठंड लग गई। अचानक माइकल ने थप्पड़ मारना बंद कर दिया। उसने मैक्सिम के हाथों को तब तक दबाया जब तक मैक्सिम दर्द से चीखने नहीं लगा। माइकल ने मैक्सिम का गला पकड़ लिया और फिर उसके दाहिने हाथ को अपनी ओर खींच लिया। मैक्सिम के हाथ की त्वचा जितनी हो सकती थी उतनी खींच गई। माइकल के बल ने धीरे धीरे त्वचा को फाड़ दिया और त्वचा से खून बहने लगा। मैक्सिम बार्न्स चिल्लाया। उसने माइकल के हाथ को काटना शुरू कर दिया ताकि वह उसके चंगुल से बच सके। हालांकि माइकल ने हिम्मत भी नहीं हारी। जानाली ने माइकल को मैक्सिम के हाथ को धीरे धीरे मरोड़ते देखा। कंधे की हड्डी टूटने की आवाज़ सुनकर उसे बुरा लगा। माइकल ने अचानक अपने हाथ को इतनी ताकत से बाहर निकाला कि हाथ कंधे से अलग हो गया। जोर से खून की धार बहने लगी, जैसा कि होना चाहिए। खून चारों तरफ फैल गया, जिसमें माइकल का चेहरा भी शामिल था। उसका चेहरा लाल हो गया, जिससे वह किसी राक्षस जैसा दिखने लगा। विक्टोरिया और मैक्सिम चिल्लाने लगे, लेकिन चाहे वे कितनी भी जोर से चिल्लाएं या चीखें, कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। यहाँ तक कि जानाली भी डरी हुई अवस्था में थी। माइकल ने उन्हें हमला करने की धमकी दी। कृपया उसे बचा लो। विक्टोरिया की चीखें जानाली के कानों में गूंजती रहीं। आखिरकार जानाली यह नहीं देख पाई कि घोस्ट ने मैक्सिम को पीट पीट कर मार डाला। उसने घोस्ट का सामना करने के लिए हिम्मत जुटाई। उसने पहले ही राज्य को नष्ट कर दिया था। अगर घोस्ट मैक्सिम बार्न्स और उसके परिवार को मारना चाहता था तो वह उन्हें जानवर की तरह प्रताड़ित किए बिना ऐसा कर सकता था, जानवर से भी बदतर। जानाली ने नहीं सोचा था कि कोई जानवर अपने शिकार के साथ इतना क्रूर हो सकता है। माइकल ने मैक्सिम का दूसरा हाथ फाड़ दिया। इवान को यह देखकर ठंड लग गई कि घोस्ट अपने खून से सने हाथ से मैक्सिम को मार रहा है। उसके सभी सेनापति और मंत्री या तो मर चुके थे या मलबे में दबे हुए थे।
जब तक गार्जियन गिल्ड कई अमर लोगों के साथ नहीं आता, इवान जानता था कि घोस्ट को कोई नहीं रोक सकता। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर एडिथ कहाँ चली गई। ऐसा नहीं था कि इवान को विश्वास था कि एडिथ माइकल को रोक सकती है, लेकिन कम से कम वह इतनी मूर्ख तो होगी कि उसे रोकने की कोशिश करे। रुको, जानाली ने अपनी आवाज़ उठाई। माइकल ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। मैक्सिम बार्न्स को खून की खांसी हुई। माइकल ने मैक्सिम बार्न्स का सिर दीवार पर पटक दिया। जब भी मैक्सिम की आंखों में जीवन की रोशनी फीकी पड़ने लगती, तो वह जबरदस्ती मैक्सिम के गले में एक उपचार औषधि खाली कर देता। जानाली माइकल के पास पहुंची। उसने उसे रोकने की कोशिश करते हुए उसका कंधा पकड़ लिया। जानाली के पीछे गिरते ही माइकल ने अपना कंधा हिलाया। इवान ने ऊपर से विक्टोरिया को असहाय होकर चिल्लाते हुए देखा, जबकि मैक्सिम बहुत दर्द में कराह रहा था। उसने देखा कि जानाली अपने पैरों पर वापस आ गई है। एक बार फिर उसने माइकल को रोकने की कोशिश की। इस बार माइकल ने मैक्सिम बार्न्स को मारना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने जानाली को उसकी गर्दन से पकड़ लिया और उसे मैक्सिम बार्न्स के बगल में एक खंभे से टकरा दिया। देखो सांप, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि गया नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मार डालूं। तुमने उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया है, कम से कम उन्हें तो मार डालो। तुमने उन्हें बहुत प्रताड़ित किया है, जानाली ने कहा। माइकल ने जानाली के गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। तुम यहाँ क्यों हो? माइकल ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। चलो, जानाली अपनी बात पूरी कर पाती, इससे पहले ही माइकल ने उसके चेहरे पर मुक्का मारा। एक ही मुक्का जानाली को बेहोश कर गया। इवान के अवचेतन मन ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसे लगा कि घोस्ट ने जानाली को मार दिया है। जब इवान ने देखा कि घोस्ट ने अचानक अपना सिर उसकी ओर घुमाया, तो इवान के पैर अपने आप रुक गए। माइकल ने जमीन पर एक फुटबॉल के आकार का पत्थर मारा। ये हवा में उछला और इवान के चेहरे पर लगा। इस जोरदार बल ने इवान को मलबे में वापस फेंक दिया। माइकल ने जानाली के बेहोश शरीर को एक तरफ फेंक दिया। जाने दो, मेरी बेटी, मैक्सिम बार्न्स ने ये शब्द कहे। माइकल जोर से हंसा। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारी प्यारी पत्नी को मार दिया है? मैक्सिम बार्न्स स्तब्ध था। उसका चेहरा इतना खून से लथपथ था कि उसके हाव भाव समझ में नहीं आ रहे थे। हालांकि उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। बेचारा आदमी अपनी दोनों भुजाओं के बिना कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर विक्टोरिया धीरे धीरे जोर से चिल्लाने की अपनी ताकत खो रही थी। माइकल धीरे धीरे मैक्सिम की ओर चला गया। वह बिना उंगली उठाए राजा को घूरता रहा। कुछ पलों के बाद उसने मैक्सिम को गर्दन से पकड़ा और विक्टोरिया की ओर दौड़ा। जब वह उसके सामने पहुंचा तो उसने दूसरे हाथ से विक्टोरिया को गर्दन से पकड़ लिया। माइकल ने विक्टोरिया को बंधनों से बाहर निकाला और जले हुए जंगल की ओर भागा। विस्फोट ने पूरे जंगल को तहस-नहस कर दिया। सब कुछ जला हुआ लग रहा था। हालांकि सभी जले हुए पेड़ों और राख के नीचे कुछ चमक रहा था। माइकल की आंखों से काली किरणें निकलीं और जमीन पर गिरीं। जैसे ही किरणें जमीन पर गिरी, हवा में लहरें दिखाई देने लगीं। जल्द ही माइकल के सामने का दृश्य जले हुए जंगल से बदलकर चमकते तरल से भरे एक छोटे से तालाब में बदल गया। तालाब मुश्किल से 7 फीट चौड़ा और 5 फीट मोटा था, लेकिन इसमें इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत कॉस्मिक ऊर्जा थी। कोई नहीं जानता था कि कॉस्मिक ऊर्जा का ये तालाब कैसे अस्तित्व में आया, यहाँ तक कि माइकल का अभयारण्य भी नहीं। कॉस्मिक ऊर्जा की उत्पत्ति अभी भी उनके लिए एक रहस्य थी। हमारा झगड़ा इसी वजह से शुरू हुआ था, इसलिए इसे यहीं खत्म होना चाहिए। माइकल ने दोनों को छोड़ दिया। वे दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। विक्टोरिया तुरंत रेंगते हुए अपने पिता के पास गई। उसने उन्हें कसकर गले लगा लिया। पिता, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल उसे उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके लिए उसने इतने लोगों को मारा और लड़ा था। वास्तव में वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से नफरत करती थी। इस वजह से उसने सब कुछ खो दिया। अगर उसके पिता को थूसिया से टकराने वाले उल्का में एक गुप्त नोट नहीं मिला होता, तो उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बारे में पता नहीं चलता। सब कुछ उस रहस्यमय बैंगनी उल्का से शुरू हुआ। माइकल ने जीत हासिल की और सफलतापूर्वक बदला लिया जब उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। लेकिन माइकल के लिए यह पर्याप्त नहीं था। वह अपने घुटनों पर गिर गया और जगह के चारों ओर देखा। वह लकड़ी से बनी इमारतों, बच्चों को इधर उधर दौड़ते हुए, बड़ों को छोटों को खिलाते हुए और उसके दोस्तों को उसके साथ खेलते हुए देख सकता था। उसके चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कान आ गई। धारा की रक्षा करो, मैक्सिम बार्न्स ने खून खांसते हुए कहा। चमकती हुई ऊर्जा को देखकर मैक्सिम को उसकी लालसा हुई। वह एक प्रेतग्रस्त व्यक्ति की तरह था। वह चाहे किसी भी कीमत पर ब्रह्मांडीय धारा को अपने लिए चाहता था। यही कारण था कि बड़ों ने कभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नहीं छुआ था। जो कोई भी इसका उपयोग करेगा, वह सब कुछ खो देगा। कॉस्मिक स्ट्रीम शापित थी। एक अर्थ में अभयारण्य कॉस्मिक स्ट्रीम को दुनिया से नहीं बल्कि दुनिया को कॉस्मिक स्ट्रीम से बचाता था। अभयारण्य में एक शिष्य के रूप में अब्रास ये जानता था। विक्टोरिया ने अपने पिता की बातें सुनकर अपना सिर हिलाया। ये खत्म हो गया पिताजी।
हम हार गए, हमने सब कुछ खो दिया। इतना सब होने के बाद भी वह अभी भी यही चाहता है न? माइकल ने हंसते हुए कहा। अगर तुम हमें मारने जा रहे हो तो हमें मार डालो। इसे पूरा करो, विक्टोरिया ने गुर्राते हुए कहा। मुझे उम्मीद है कि तुम नरक में सड़ोगे, अब्रास। माइकल ने विक्टोरिया को कोई जवाब नहीं दिया। अज़ाज़ेल, मेरे सभी अधीनस्थों को इकट्ठा करो और मेरे स्थान पर टेलीपोर्ट करो, माइकल ने कहा। हाँ मेरे प्रभु, माइकल ने अपने सिर में अज़ाज़ेल को सुना। धीरे धीरे माइकल खड़ा हुआ। उसने विक्टोरिया और मैक्सिम को उसकी बाहों में देखने के लिए पलटा। अपनी कलाई को हिलाते हुए माइकल ने एक लाल खंजर निकाला। उसने उसे विक्टोरिया की ओर फेंका। तुम चाहती हो कि यह खत्म हो जाए? करो, माइकल ने कहा। विक्टोरिया ने बिना पलक झपकाए जमीन पर पड़े खंजर को देखा। खंजर को पकड़ने के लिए उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, उससे लड़ो, नहीं, मैक्सिम बार्न्स ने बड़बड़ाया। खून की कमी के कारण वह पूरी तरह से पीला पड़ गया था। चूंकि माइकल ने उसे कुछ मिनटों तक कोई उपचार औषधि नहीं दी थी, इसलिए उसके शरीर की शक्ति कम होने लगी। घोस्ट द्वारा प्रताड़ित किए जाने की तुलना में अपने हाथों से अपने पिता और खुद को मारना बेहतर विकल्प लग रहा था। माइकल ने विक्टोरिया के खुद को मारने का इंतजार किया। उसकी आंखों में निराशा और लाचारी ने बदला लेने की प्यास बुझा दी। उसे अब उसे और प्रताड़ित करने का मन नहीं था। इसके बजाय वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता था। विक्टोरिया ने आखिरकार खंजर पकड़ लिया। भले ही वह वापस लड़ सकती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी क्योंकि लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका राज्य चला गया था, उसकी माँ मर गई थी और उसका पिता मृत्यु के कगार पर था। अगर वह लड़ती रही तो इससे केवल उसके लोगों को और अधिक पीड़ा होगी। कम से कम उसके मरने के बाद घोस्ट थूसियन को जीवित रहने देगा। उसने धीरे धीरे खंजर को मैक्सिम के दिल की ओर बढ़ाया। उसने खंजर का सिरा अपने पिता की छाती पर रख दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले जैसे बांध से बाढ़ आ गई हो। वह मैक्सिम के दिल में खंजर भोंकने ही वाली थी कि उन्हें जगह जगह से एक चीख गूंजती हुई सुनाई दी। रुको, माइकल ने क्षितिज पर अनगिनत जहाज़ों को देखा। उसने उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जो जहाज़ों का नेतृत्व कर रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि एडिथ ही थी। माइकल हैरान नहीं था, इसके विपरीत वह उसका इंतजार कर रहा था। कुछ गहराई से माइकल को हमेशा बताता था कि जब विक्टोरिया अपनी जान गंवाने वाली होती है तो एडिथ या कोई और उसे रोकने के लिए प्रकट होता है। कोई उम्मीद कर सकता था कि माइकल घबरा जाएगा, लेकिन वह शांत रहा। उसके शांत रहने का मुख्य कारण यह था कि उसे अब अपना रहस्य छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। उसके पास संरक्षकों के लिए एक आश्चर्य छिपा हुआ था। जहाज़ों को देखते हुए माइकल धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ आया। संरक्षकों ने अपने सभी युद्धपोत भेजे। प्रत्येक जहाज में 60 से 70 तोपें लगी हुई थीं। उन सभी को फ्यूजन स्टेज कल्टीवेटर को भी मारने के लिए रून से बढ़ाया गया था। ये पहली बार था जब माइकल ने गिल्ड की असली ताकत की झलक देखी थी। इतनी मारक क्षमता के साथ वे कुछ ही घंटों में आसानी से एक राज्य को नष्ट कर सकते थे। एडिथ माइकल के जितना करीब आती, उसे एडिथ की आंखों में उतना ही स्पष्ट रूप से सदमा और गुस्सा दिखाई देता। वह सोच रहा था कि आत्मा बच्चे को बचाने के बाद एडिथ कहाँ चली गई। माइकल के प्रतिशोध की होड़ में उसने लैला से बात भी नहीं की और न ही अपने आत्मा बच्चे को देखने के लिए एक पल भी निकाला। सच कहूं तो माइकल दक्षिणी महाद्वीप पर लौटने से पहले बच्चे से कुछ बातें करना चाहता था। माइकल को संदेह था कि वह खुद को डार्क लॉर्ड के रूप में प्रकट करने के बाद बच्चे से बात कर पाएगा। तुमने क्या किया है? एडिथ हकलाते हुए बोली। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा शहर राख में तब्दील हो गया था। जहां भी उसने देखा उसे राख और आग के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने थूसिया को जलाकर अपना वादा निभाया। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय माइकल विक्टोरिया वापस चला गया और कॉस्मिक स्ट्रीम के सामने उतरा। सैकड़ों हथियारबंद संरक्षक सैनिकों ने उसे हवा में घेर लिया। उनमें से हर एक फ्यूजन स्टेज पर था। संरक्षक खेल नहीं रहे थे। उन्होंने लंबे समय में पहली बार अपनी असली शक्ति दिखाई। पूरी दुनिया का मानना था कि दुनिया में केवल मुट्ठी भर फ्यूजन स्टेज योद्धा ही मौजूद हैं। हालांकि गार्जियन के पास उनकी एक सेना थी। माइकल ने हवा में कई हाफ इमॉर्टल्स और इमॉर्टल्स भी देखे। उसने अंदर से आह भरी और थोड़ा नीचे देखा। एडिथ ने गार्जियन से विनती की, कृपया नीचे खड़े हो जाओ। माइकल उनमें से किसी का भी चेहरा नहीं देख सका क्योंकि वे सभी सिर से पैर तक बख्तरबंद थे। बख्तरबंद गार्जियन के विपरीत जहाज मैक्याहिल से काफ़ी दूरी पर तैर रहे थे। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आकाश सेना से अटा पड़ा था। अगर एडिथ ने जो कहा वह सच था तो उन सभी को घोस्ट को मारने का आदेश दिया गया था। माइकल ने सैनिकों के बीच कुछ हलचल देखी। उन सभी ने कॉस्मिक स्ट्रीम से शुद्ध और शक्तिशाली ऊर्जा विकिरण को महसूस किया। अगर माइकल सही था तो जहाज़ों में मौजूद बुजुर्ग पहले से ही इस नई ऊर्जा की प्रकृति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। विक्की, एडिथ विक्टोरिया की ओर दौड़ी। विक्टोरिया को पूरी तरह से घायल देखकर उसका दिल धड़क उठा।
इसके अलावा उसके पिता लगभग एक नए व्यक्ति की तरह लग रहे थे। एडिथ को उसे पहचानने में कुछ पल लगे। उसने कुछ भी कहने या करने से पहले विक्टोरिया को कसकर गले लगा लिया। उनके पुनर्मिलन ने माइकल को अपनी योजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक समय दिया। सेकंड मिनटों में बदल गए। एडिथ का दुख शुद्ध क्रोध में बदल गया। विक्टोरिया ने अपना सिर एडिथ की छाती में दबाते हुए रोना शुरू कर दिया और बिना रुके रो पड़ी। विक्टोरिया के आंसू और रोने की आवाज़ ने एडिथ के क्रोध को और बढ़ा दिया। उसने कभी नहीं चाहा था कि कोई सबसे भयानक तरीके से मरे, लेकिन वह चाहती थी कि यह न्याय घोस्ट पर पड़े। उसने अपने प्रतिशोध के कारण एक पूरे राज्य को नष्ट कर दिया। तुम शैतान हो। एडिथ ने आखिरकार माइकल की ओर अपनी नज़र घुमाई। मेरा प्रस्ताव कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा, विक्टोरिया, माइकल ने कहा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, एडिथ ने धीरे से कहा। माइकल ने पहली बार भोली लड़की को बदला लेने वाली आंखों से बात करते देखा। वह बिल्कुल नई इंसान लग रही थी। उसने कुछ पलों के लिए एडिथ में लैला की झलक देखी। कई अन्य लोगों के विपरीत माइकल ने एडिथ को एक बेवकूफ़, भोली लड़की के रूप में नहीं सोचा। उसके दिमाग में ये सिर्फ एक दिखावा था। वह उसे अभिभावकों के सामने डार्क लॉर्ड के रूप में ब्रांड करने के लिए पर्याप्त साजिश कर रही थी। खुद को मार डालो, मादरचोद, एडिथ चिल्लाई जब एक शक्तिशाली शॉकवेव माइकल से गुजरी। एडिथ के आसपास के जहाज कांप उठे। इसके अलावा टूटे हुए महल की पत्थर की दीवारें टुकड़े टुकड़े हो गईं। फिर भी माइकल ज़मीन पर मजबूती से टिका रहा। वह एक इंच भी नहीं हिला। ये किसी और व्यक्ति को उड़ा सकता था, लेकिन माइकल को नहीं। चले जाओ एडिथ, वह तुम्हें भी मार देगा। मैंने बहुत मौत देखी है। कृपया चले जाओ, विक्टोरिया ने एडिथ से विनती की। मैक्सिम बार्न्स अपने होंठ नहीं हिला पा रहा था। वह लगभग बेहोश हो गया था। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ, विक्की। मेरी चिंता मत करो, संरक्षक यहाँ हैं। मैं मदद लेकर आया हूँ। आज मैं उसकी जान ले लूँगा। माइकल की हंसी ने अचानक सन्नाटा तोड़ा। उसकी शैतानी हंसी जंगल में गूंज उठी। इस बार उसकी हंसी सामान्य नहीं थी। यह मोटी, राक्षसी और अलौकिक थी। संरक्षक सैनिक दंग रह गए। एडिथ की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। माइकल ने महसूस किया कि छाया से उसे कई शक्तिशाली आकृतियां देख रही थीं। ये आकृतियां माइकल का ध्यान आकर्षित करने के बजाय चुपके से छिपने की कोशिश कर रही थीं। माइकल को केवल नूह के गायब होने पर आश्चर्य हुआ। उसे वास्तव में आश्चर्य हुआ कि उसके साथ क्या हुआ। ईमानदारी से माइकल को विश्वास नहीं हो रहा था कि नूह ने एक बार भी उससे लड़ने या उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अभी के लिए माइकल ने नूह पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके पास निपटने के लिए बड़ी चीजें थीं। विक्टोरिया ने हवा में सैकड़ों सैनिकों को देखने के लिए चारों ओर देखा। अंत में उसके दिल में आशा की एक छोटी सी रोशनी जल उठी। माइकल उसकी आंखों में आशा की एक छोटी सी किरण देखकर खुश हुआ। इस रोशनी को बुझाना विक्टोरिया के ताबूत में आखिरी कील होगी। एडिथ ने धीरे से अपना हाथ उठाया और फिर झपट्टा मारा। अचानक जनरल फ्रैंकलिन से लिया गया अमर हत्यारा भाला माइकल के हाथ में दिखाई दिया। माइकल ने देखा कि भाले पर अनगिनत रून एक चमकदार लाल लाल चमक बिखेर रहे थे। भाले में अजीब सी ऊर्जा थी। जल्द ही इस ऊर्जा ने माइकल को घेर लिया। वाकई एक अच्छी योजना है, माइकल ने खुद से कहा। उसने अजीब ऊर्जा को अपने चारों ओर पूरी तरह से घेर लिया। यह ऊर्जा माइकल को जानी पहचानी लगी। ये वही ऊर्जा विकिरण था जो उसने हंटर से महसूस किया था जब वह लड़ रहा था। माइकल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एडिथ हंटर के ऊर्जा हस्ताक्षर की नकल कर रही थी, जिसे पूरी दुनिया डार्क लॉर्ड का ऊर्जा हस्ताक्षर मानती थी। एडिथ ने गार्जियन गिल्ड को यह विचार बेचने के लिए उसके चारों ओर एक काला बादल भी बना दिया कि वह डार्क लॉर्ड है। उसे नहीं पता था कि घोस्ट वास्तव में डार्क लॉर्ड था। माइकल ने गार्जियन गिल्ड के सैनिकों के बीच तनाव को महसूस किया। उन्होंने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। माइकल ने महसूस किया कि उसके चारों ओर ऊर्जा में उतार चढ़ाव पागल हो गया है। वह बता सकता था कि गार्जियन उसके चारों ओर जादू कर रहे थे। ये केवल समय की बात थी कि वे पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। वह डार्क लॉर्ड है, एडिथ ने कहा। उसकी आवाज़ पूरे शहर में गूंज उठी। वह घोस्ट को घबराते हुए और उसके शब्दों से भयभीत होते हुए देखना चाहती थी। वह जानती थी कि उसने अपने चारों ओर अजीब ऊर्जा को महसूस किया है। हालांकि उसकी उम्मीद के विपरीत वह शांत रहा। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर हुआ। मुस्कान ने एडिथ के दिल में बेचैनी पैदा कर दी। उसने उसकी आंखों में घबराहट या सदमे के कोई संकेत नहीं देखे। इसके बजाय वह बस मुस्कुराता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी तरह से उसकी योजना के बारे में पता था। तुमने यहाँ जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, एडिथ ने गुर्राहट के साथ कहा। माइकल ने उसे चौंकाते हुए धन्यवाद दिया। धन्यवाद एडिथ, उसने भौहें सिकोड़ी। उसके चेहरे पर भाव देखकर विक्टोरिया का दिल बैठ गया। विक्टोरिया को उम्मीद की आखिरी किरण देने के लिए धन्यवाद। माइकल धीरे धीरे जमीन से उठा। एडिथ के रूनों द्वारा बनाया गया काला बादल धीरे धीरे दूर हो गया।
इसके बजाय अंधेरे का एक गहरा और घना बादल माइकल को घेर लिया। इन सभी लोगों को मेरे पास लाने के लिए धन्यवाद। माइकल की मानवीय आवाज़ बदल गई। यह अधिक मोटी, राक्षसी और भयावह लग रही थी। एडिथ ने देखा कि जगह और भी अंधेरी होती जा रही है। दूर से युद्धपोतों द्वारा विकीर्ण की गई रोशनी अपनी चमक खो चुकी थी। आसमान में बिजली चमकने से गड़गड़ाहट हुई। जब एडिथ ने उसके कवच को धीरे धीरे बदलते देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एडिथ ही नहीं, अमर सहित हर एक संरक्षक उसके सामने कांप उठा। संरक्षक माइकल पर हमला करने के लिए तैयार थे। उन सभी को उसे नीचे गिराने का आदेश मिला, लेकिन जब वे माइकल पर हमला करने ही वाले थे तो उसने अपनी कलाई हिलाई। अगले ही पल माइकल के पीछे 4 सिर वाले हाइड्रा की एक भूतिया आकृति दिखाई दी। ये लगभग 30 से 40 मीटर लंबा था। प्रत्येक जोड़ी आंखें रक्त चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। अचानक हाइड्रा दहाड़ उठा। एडिथ और संरक्षक चिल्लाए। उन्होंने सहज रूप से अपने सिर बंद कर लिए। फ्यूजन स्टेज के कुछ संरक्षक मृत मक्खियों की तरह आकाश से गिर गए। हवा में तैरते युद्धपोत कांपने लगे। वे धीरे धीरे नीचे उतरने से पहले बाएं और दाएं झूलते रहे। जहाजों और संरक्षक कवच पर लगे रून अपनी चमक खो बैठे। संरक्षक पूरी तरह से बेखबर थे। उन्हें तब तक एहसास भी नहीं हुआ कि क्या हुआ था जब तक कि युद्धपोत दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो गए। कोई भी उनके भीतर की ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकता था। सीधे शब्दों में कहें तो माइकल ने उनके चारों ओर एक ऊर्जा शून्य बना दिया। माइकल ने पहले ही मुगाशुकु नामक शैतान के साथ एक सौदा कर लिया था, इसलिए उसे एक छोटा सा उपकार मांगने में कोई बुराई नहीं दिखी। सिस्टम की मदद से वह हाइड्रा की चीख को एक विशेष अंतरिक्ष वलय में समाहित कर सकता था और दक्षिणी महाद्वीप के प्रभावों की नकल करने के लिए इसे छोड़ सकता था। हालांकि प्रभाव केवल 30 मिनट तक ही रहता था और मुगाशुकु उसे फिर से अपनी शक्ति उधार नहीं लेने देता था, लेकिन माइकल को खेती के महाद्वीपों को धमाके के साथ छोड़ने के लिए बस एक बार की जरूरत थी। जगह एक बार फिर सभी विस्फोटों से जगमगा उठी और उसके बाद आग लग गई। एक एक करके युद्धपोत और संरक्षक आकाश से नीचे गिर गए। इस योजना का एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये था कि उन्हें मारने के लिए उसे कोई अनुभव अंक नहीं मिलेगा, लेकिन संरक्षकों को मारना अपने आप में एक इनाम था। माइकल ने विनाश को मुस्कुराते हुए देखा। शक्तिशाली संरक्षक उसके सामने बुरी तरह से गिर गए। क्या हो रहा है? एडिथ हकलाने लगी। उसने वातावरण में मौजूद आग ऊर्जा से संपर्क खो दिया। वह कमजोर और असुरक्षित महसूस कर रही थी। अजाजेल, माइकल ने अपने दानव बटलर को पुकारा। एडिथ ने लोगों के एक समूह को देखा जो सभी काले कपड़े पहने हुए थे, जो घोस्ट के पीछे दिखाई दे रहे थे। वे सभी माइकल को छोड़कर कॉस्मिक स्ट्रीम को घेरते हुए जमीन की ओर उतरे। उसने अपने अधीनस्थों पर नजर रखी। ऊर्जा की एक भी बूंद बर्बाद न होने दें। माइकल की आवाज़ पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। अभिभावकों के विस्फोटों और चीखों के बावजूद उसकी आवाज़ जोरदार और स्पष्ट थी। उसके अधीनस्थ कॉस्मिक स्ट्रीम के चारों ओर ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। जल्द ही माइकल से एक अजीब सी काली किरण निकली और उन सभी को घेर लिया। शांत कॉस्मिक स्ट्रीम में शक्तिशाली लहरें दिखाई दीं। आप वास्तव में डार्क लॉर्ड हैं, एडिथ ने पूरी तरह से अविश्वास के साथ कहा। माइकल ने खुद को पूरी तरह से डार्क लॉर्ड में बदल लिया। चेहरे के मुखौटे को छोड़कर उसने कवच के हर टुकड़े को सुसज्जित किया। पहली बार उसने डार्क लॉर्ड के कवच में अपना असली चेहरा देखा। संरक्षक आसमान से गिरते रहे। माइकल ने संरक्षकों की मृत्यु और विनाश को देखकर मुस्कुराया। कुछ चट्टानों पर गिर गए और तुरंत मर गए। कुछ की हड्डियां टूट गईं और वे दर्द से कराह उठे। सिर से पैर तक धातु के कवच पहने हुए लोग नीचे गिरकर मौत से बच गए। वही बात उन जादूगरों के लिए नहीं कही जा सकती थी जो केवल वस्त्र पहने हुए थे। टिबेरियस ने अपने आसपास की चीज़ों को हैरान नज़रों से देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ है। इस जगह की आभा अजीब थी। इसके अलावा टिबेरियस ने कभी इतनी प्रभावशाली सेना को कुछ सेकंड में ढहते नहीं देखा था। अपनी गर्दन पर लगे विशेष उपकरण की बदौलत वह वातावरण में ऊर्जा का एक तेज उछाल महसूस कर सकता था। उसने डार्क लॉर्ड और जमीन पर पड़ी 2 लड़कियों को देखा। वह डार्क के सिर के पिछले हिस्से को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वह हर दिन डार्क लॉर्ड को बिना अपना चेहरा ढके नहीं देख सकता था। टिबेरियस को उत्सुकता महसूस हुई। दूसरों के चेहरे को देखकर सभी ने एक ही भावना साझा की। सभी कृपया अपनी आंखें बंद करें, अजाजेल ने कहा। अधीनस्थों ने अजाजेल के आदेश का पालन किया। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं, हालांकि वे डार्क लॉर्ड को कार्रवाई में देखना चाहते थे। गया उनमें से एक थी। जितना वह अपने हाथों से अभिभावकों को मारना चाहती थी, उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने वाले अन्य लोगों के साथ खेती करने का आदेश दिया गया था। भले ही माइकल ने उसे युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी हो, वह प्राणघातक खतरे में होगी। क्यों? क्योंकि माइकल ने अपने सभी अधीनस्थों के साधना स्तरों को रीसेट करने के लिए सिस्टम का उपयोग किया था। सीधे शब्दों में कहें तो वे सभी आर्क सेंसिंग स्टेज लेवल 1 पर थे।
ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए उन्हें अपनी साधना को रीसेट करना पड़ा। अन्यथा सी कॉस्मिक ऊर्जा उनके शरीर में आग और सेलेस्टियल ऊर्जा से टकराएगी। अगर कोई अपनी साधना अवस्था को रीसेट किए बिना कौन सी ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वे ऊर्जा के कणों में विस्फोट कर देंगे। यही कारण था कि मैक्सिम बार्न्स और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करने वाले सभी लोगों ने अपनी साधना अवस्था को रीसेट करने की प्रक्रिया से गुजरा। सिस्टम के बिना आग सेंसिंग स्टेज पर वापस जाने के लिए शक्तिशाली अनुष्ठानों की आवश्यकता होगी। सिस्टम की बदौलत माइकल ने केवल 3 लाख बदमाश अंकों के साथ वही लक्ष्य हासिल किया। जैसे ही अज़ाज़िल ने आदेश दिया, अधीनस्थों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी छाती पर चांदी के हाथ के आकार की गोल प्लेट चमक उठी। प्रत्येक प्लेट पर एलिडर द्वारा उत्कीर्ण एक क्रिम्सन लाल रून था। इस विशेष रून ने अधीनस्थों को कॉस्मिक ऊर्जा को तीव्र गति से अवशोषित करने में सक्षम बनाया। अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस करो, अज़ाज़िल ने कहा। सिर्फ मेरी आवाज़ पर ध्यान दो। अधीनस्थों ने अज़ाज़िल की आवाज़ सुनी, क्योंकि वे सभी चीख पुकार, विस्फोट और गड़गड़ाहट को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब धीरे धीरे ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित करो। महसूस करो कि ऊर्जा तुम्हारे अंदर जा रही है और तुम्हें मजबूत बना रही है, अज़ाज़िल ने कहा। चूंकि अज़ाज़िल की साधना सीधे माइकल पर निर्भर थी, इसलिए उसे स्तर बढ़ाने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय अज़ाज़िल को दूसरों को उनकी साधना प्रक्रिया में मार्गदर्शन करने का आदेश दिया गया था। इस बीच माइकल ने जमीन से चांदी के कवच में एक लाल बालों वाले आदमी को उठाया। हालांकि वह आदमी सामान्य दिख रहा था, वह एक आधा अमर था। तुमने क्या किया? आदमी ने गुर्राहट की। माइकल एडिथ की ओर तैर गया। उसे जाने दो, एडिथ ने कहा। ये तुम्हारा काम है, एडिथ, माइकल ने हंसते हुए कहा। अगले ही पल विक्टोरिया और एडिथ के चेहरे पर गर्म खून के छींटे पड़े। खून ने एडिथ को सहज रूप से अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि एक सिरहीन शरीर जमीन पर गिरा हुआ था। माइकल ने अपने नंगे हाथ से आधे अमर के सिर को कुचल दिया। माइकल को कोई अनुभव अंक नहीं मिला, क्योंकि उसने हाइड्रा की चीख का उपयोग करके उन्हें शक्तिहीन कर दिया था। हालांकि उसे बदमाश मिले अंक। हाफ इमोर्टल को मारकर उसे 20,000 बदमाश अंक मिले। माइकल ने बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि समय बहुत कीमती था। सबसे पहले माइकल ने सबसे मजबूत गार्जियन को निशाना बनाया। इस तरह भले ही हाइड्रा की चिल्लाहट का असर खत्म हो जाए, वह बाकी से लड़ सकता था। माइकल चाहता था कि एडिथ और विक्टोरिया सारी मौत और विनाश देखें। उसने कुछ रिकॉर्डिंग स्टोन भी पड़े हुए महसूस किए। अगर उसे अनुमान लगाना होता तो वह कहता कि गार्जियन उसे पकड़ने के लिए रिकॉर्ड करने और उनका इस्तेमाल करके अपना नाम साफ करने के लिए अपने साथ पत्थर लाए थे। केवल उसका पकड़ा जाना ही गार्जियन को माइकल द्वारा पिशाचों से उनके संबंधों को उजागर करके बनाए गए गंदगी के तूफान से बाहर निकाल सकता था। हालांकि माइकल इन पत्थरों को आसानी से नष्ट कर सकता था, लेकिन माइकल ने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। वह चाहता था कि पूरी दुनिया देखे कि डार्क लॉर्ड क्या करने में सक्षम है। कोई ये तर्क दे सकता है कि हाइड्रा की चिल्लाहट का इस्तेमाल करना और उन्हें मारना वास्तव में उसकी असली शक्ति नहीं दिखा रहा था। हालांकि माइकल ने हमेशा अपने दिमाग को अपना सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार माना। उसकी योजना और बुद्धिमत्ता ने गार्जियन को अपनी शक्तियां खो दीं। उन्होंने मुगाशुकु के साथ बातचीत करने और उसके शोर को अंतरिक्ष वलय में सीमित रखने का जोखिम उठाया। माइकल के अलावा कोई भी शक्तिशाली बटालियन को अपने घुटनों पर नहीं ला सकता था। यही उसकी असली ताकत थी। माइकल ने धीरे से अपने हाथ ऊपर उठाए। उसने अंतिम इग्निटिया डालने की इच्छा की। बादलों के काले होने के साथ ही आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। हवा में उच्च विद्युत ऊर्जा के कारण कोई भी झुंझुनी महसूस कर सकता था। जल्द ही गड़गड़ाहट के साथ सैकड़ों बिजली के बोल्ट आसमान से गिरे। आसमान से पानी की जगह बिजली के बोल्ट बरसने लगे। हर सुनहरी बिजली के बोल्ट के जमीन पर गिरने से पूरा इलाका जगमगा उठा, जिससे एक अभिभावक को बिजली का झटका लगा। बोल्टों की भयावह चटकने वाली आवाज़ के बावजूद एडिथ चीखें सुन पा रही थी। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि हवा में खून और जली हुई त्वचा की गंध आने लगी। यह एक ऐसा नरसंहार था जिसका माइकल ने आनंद लिया। अभिभावकों ने उसके जन्म और जीवन को खराब करने में बड़ी भूमिका निभाई। अंत में माइकल ने उन्हें ब्याज सहित वापस देना शुरू कर दिया। उसने जो भी जीवन लिया उससे माइकल खुश होता गया। अंत में कुछ मिनटों के बाद बिजली के बोल्टों की बारिश बंद हो गई। हवा में अभी भी बिजली का संचार हो रहा था, क्योंकि एडिथ के बाल सीधे खड़े हो गए थे। एडिथ का दिमाग सारी मौत और तबाही से खाली हो गया। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह इस सब के लिए दोषी नहीं थी। अगर वह अभिभावकों को यहाँ नहीं लाती तो अभिभावक जीवित होते। एक बार फिर एडिथ ने अपनी बहन लैला की बात न मानने की भारी कीमत चुकाई। उसने जितने लोगों की जान बचाई उससे कहीं ज्यादा लोगों की जान ले ली। उसने भेड़ों के झुंड को भेड़ियों की मांद में पहुंचा दिया। माइकल ने शुरू से ही उसके साथ खिलवाड़ किया।
एक समय पर माइकल को वाकई उम्मीद थी कि यह लड़की लैला की बात सुनेगी और उसके साथ इंद्रधनुषी द्वीपों पर जाएगी। इसके बजाय उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ रहना चुना, जिसकी माइकल एडिथ में प्रशंसा करता था। आठ या गलत, एडिथ अपनी दोस्त के साथ खड़ी रही, लेकिन उसकी प्रशंसा करने का मतलब यह नहीं था कि माइकल उसे वह करने देगा जो वह चाहती थी। माइकल अपने आसपास जले हुए शवों से संतुष्ट नहीं था, वह अभिभावकों को पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। अंतिम इग्निटिया का उपयोग करने के बाद भी कई लोग जादू के प्रकोप से बच गए, लेकिन इससे पहले कि वह दूसरा जादू करे, माइकल की नज़र मैक्सिम बार्न्स की ओर मुड़ गई। विक्टोरिया ने अपने पिता को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में नज़र देखकर वह डर गई। माइकल बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा, मैक्सिम बार्न्स को पकड़ा और वापस आसमान में उड़ गया। विक्टोरिया को यह एहसास होने से पहले ही सब कुछ हो गया कि उसके पिता चले गए हैं। पिताजी, विक्टोरिया चिल्लाए। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके पेट में बिजली का एक बोल्ट लगा। विक्टोरिया अपना पेट पकड़कर जमीन पर गिर गई। उसके कपड़े धीरे धीरे भीगने लगे और उसके पेट से खून बहने लगा। उसने दर्द से लड़ने के लिए अपने दांत पीस लिए। विक्टोरिया के पेट पर घाव देखकर एडिथ घबरा गई। वह विक्टोरिया को उपचार औषधि देने के लिए अपनी स्पेस रिंग तक भी नहीं पहुंच पाए। विक्टोरिया, एडिथ चिल्लाए। माइकल ने मैक्सिम के सिर को पकड़ रखा था। उसने अपने अंगूठे से मैक्सिम के माथे पर हल्का दबाव डाला। खोपड़ी धीरे धीरे टूटने लगी। मैक्सिम दर्द से कराह उठा। माइकल ने और दबाव डाला क्योंकि मैक्सिम के माथे की त्वचा से खून रिसने लगा था। मैक्सिम के पैर बेतहाशा कांपने लगे। उसने जादू करने या अपने पिता की ओर उड़ने की अपनी क्षमता खो दी, इसलिए विक्टोरिया केवल चीख सकती थी। माइकल धीरे धीरे दबाव डालता रहा क्योंकि खोपड़ी धीरे धीरे टूटने लगी। मैक्सिम की खोपड़ी की चरमराहट की आवाज़ माइकल के कानों में संगीत की तरह लग रही थी। एडिथ इस दृश्य को देखकर बिल्कुल भयभीत हो गई। मैक्सिम के सिर से बहते खून को देखकर वह अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक पाए। माइकल ने अपना समय लिया। उसने धीरे धीरे मैक्सिम को 2 टुकड़ों में चीर दिया। खून और आंतें नीचे गिर गईं। उल्टी होने पर एडिथ ने अपना सिर एक तरफ झटका। यह एक भयानक दृश्य था। दूसरी ओर विक्टोरिया ज़मीन पर बेहोश हो गई। जब एडिथ अपनी आंतें बाहर निकाल रही थी, माइकल ने अपना सिर घुमाया। ध्यान वापस संरक्षकों पर केंद्रित करें। वह जमीन की ओर दौड़ा और संरक्षकों पर एक के बाद एक बिजली के बोल्ट दागे। प्रत्येक बोल्ट ने एक जीवन समाप्त कर दिया। माइकल मैदान के चारों ओर घूमता रहा और मौत के निशान के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। रिकॉर्डिंग पत्थरों ने उसके बाद के चित्रों के अलावा कुछ भी कैद नहीं किया। माइकल बस बहुत तेज था। एक अर्थ में ये संरक्षक वास्तव में भाग्यशाली थे। मैक्सिम की तुलना में उनकी मृत्यु त्वरित और दयालु थी। इस बीच अधीनस्थों ने कॉस्मिक ऊर्जा के साथ मिश्रित हवा को अंदर लिया। उनकी गर्दन पर रून अधिक से अधिक चमक रहा था। उनमें से प्रत्येक ने कॉस्मिक ऊर्जा से कायाकल्प महसूस किया। संरक्षक माइकल के अधीनस्थों को साधना करने से रोकने की स्थिति में नहीं थे। अजाजल ने देखा कि हर किसी की ऊर्जा विकिरण हर सेकंड में मजबूत हो रही थी, खासकर गया की। वह कुछ ही मिनटों में आग सेंसिंग स्टेज लेवल 1 से बॉडी रिफाइनिंग स्टेज लेवल 7 तक पहुंच गई। अन्य अधीनस्थ धीरे धीरे मजबूत होते गए, लेकिन गया की तुलना में बहुत कम गति से। अजाजल ने संरक्षकों को मैदान पर रेंगते हुए देखा। वह डार्क लॉर्ड के साथ मिलकर संरक्षकों का वध करना चाहता था। हालांकि डार्क क्वीन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने उसे अपनी रक्त पिपासा पर काबू रखने का आदेश दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और अपनी नज़र संरक्षकों से हटा ली। माइकल ने एक ही समय में विनाश की आंखों और अंधेरे लपटों का इस्तेमाल करके संरक्षकों को मार डाला। अंधेरे किरणें मैदान में घूम घूम कर संरक्षकों को मारती रहीं, जबकि अंधेरे लपटों ने कमज़ोर संरक्षकों को नष्ट कर दिया। माइकल का दिल अमर कल्टीवेटर्स को देखकर दुखता था। अगर उसने हाइड्रा की चीख के बिना उन्हें मार दिया होता तो उसे लाखों या अरबों अनुभव अंक मिलते। अभी के लिए माइकल केवल आहें भर सकता था और संभावित खतरों को खत्म करने में सांत्वना ले सकता था।